नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा, जिसकी मुख्य परीक्षा 2022 की आज संपन्न हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं मुख्य परीक्षा 2022 के बारे में चर्चा करने के लिए। हमारा क्या अनुभव रहा 2022 मुख्य परीक्षा को लेकर, किस प्रकार से पेपर आए थे, क्या कुछ बदलाव देखने को मिला, हमने एग्जाम हॉल में क्या अनुभव किया, रणनीति में क्या बदलाव करना पड़ेगा, किन विषयों को थोड़ा सा ज्यादा महत्व देना पड़ेगा, मतलब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इन सारी बातों पर, उत्तर पुस्तिका में क्या बदलाव देखने को मिला, तो इन सारी बातों पर आज के इस वीडियो में चर्चा करने के लिए मैं और निखिल सर आपके सामने हैं। तो हमारा जो भी अनुभव पिछले 4 दिनों में रहा है, आज मुख्य परीक्षा संपन्न हुई है, लगातार 4 दिनों तक चलती है, कुल 7 पेपर आपको देने होते हैं। तो हम दोनों का क्या अनुभव रहा है, इस अनुभव को आज की इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने आए हैं। तो सर मेरे साथ में है निखिल सर। तो सबसे पहली बात कि 2018, 19, 20, 21 और ये वाला 22 5 साल हो गए टोटल, ये 5वां साल है जब अब नए सिलेबस में हम लोग पेपर दे रहे हैं। इन 5 साल के एनालिसिस के अनुसार ही हम आपको बताएंगे कि आपको मुख्य परीक्षा में किन बातों का ध्यान रखना होगा, पेपर के दौरान क्या बात ध्यान रखनी होगी, प्री होने के बाद कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा और तैयारी करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा। इन सभी चीजों पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि जरूरी हो चुका है कि आप सीजीपीएससी के लिए पूरी तरीके से उस पर क्या हो जाए, आप उस पर लग जाएं। ऐसा नहीं है कि आप अपना फोकस इससे हटाकर कुछ और चीज में करेंगे, पहले मैं प्री दे लेता हूं, प्री निकाल लेता हूं, फिर प्री निकाल के यार देख लेंगे, यार पहले प्री तो निकले फिर मेंस निकालेंगे। बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। ये अब जो थिंकिंग है वो चेंज करनी पड़ेगी। पिछले जितने भी साल हैं वो हर बार ऐसे ही है, ऐसा नहीं कि इस बार का ही, वो हर बार का ऐसा है सीजीपीएससी का। यदि आप सीजीपीएससी में, तो सीजीपीएससी पर ही फोकस होना पड़ेगा और पूरी तरीके से फोकस होना पड़ेगा। 1 साल लग के देना है। देखो पूरा हमने ये भी अनुभव किया कि आपको बहुत लंबे अंतराल से, मतलब लगभग 2 साल, 4 साल, 5 साल, ऐसे इतने लंबे अंतराल से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। निरंतरता अगर बना के रखेंगे आप, तो 1.5 साल की तैयारी बहुत है। जैसा पेपर हमने अनुभव किया, सिलेबस पे आधारित था, मतलब मैक्सिमम चीजें जो पाठ्यक्रम में लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग पूछी गई थी। अभी चर्चा करेंगे एक एक पेपर के साथ साथ में, पहले पेपर से लेकर 7वें पेपर तक क्या क्या देखने को हमको मिला है, किस प्रकार से रणनीति होनी चाहिए। फिर भी मैं एक जनरल जो इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं कि आपको ऐसा नहीं कि जो लोग बोलते हैं कि 4 साल, 3 साल, 6 साल लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप में निरंतरता है तो 1.5 साल का समय पर्याप्त होता है सीजीपीएससी का स्टेट सर्विस एग्जाम निकालने के लिए। हो जाता है कभी कभी कि दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट देना पड़ जाता है, कुछ कारणवश कभी पेपर अच्छा नहीं जाता, वो सब बात अलग है। लेकिन 1.5-2 साल का समय अच्छा है अगर आप निरंतरता बनाए रखे हैं। तो जो फ्रेशर्स बच्चे सुन रहे हैं सर, अपन बिल्कुल फ्रेशर्स, हाँ, जो फ्रेशर्स सुन रहे हैं हम लोग को, उनके लिए है कि आप 1.5-2 साल तो कुछ मत सोचो। हमने जो अनुभव किया है इतने लंबे समय से, उन अनुभवों के आधार पर बता रहा हूं मैं कि 1.5-2 साल कुछ मत सोचो, केवल सीजीपीएससी पे एकदम फोकस्ड रहो, एकदम सीजीपीएससी पे कि मेरे को स्टेट सर्विस एग्जाम निकालना है, डीसी का पद चाहिए या डीएसपी का पद चाहिए, जो भी आपका इच्छा हो, जिसकी आप सोच रखते हो, वो पद मेरे को चाहिए। और कुछ सोचना ही नहीं है कि मेरे को ये भी देना है, वो भी देना है, एक मैं बैकअप रखता हूं अपना। ये बैकअप रखने के चक्कर में बर्बाद हो जाता है पूरा। ये पूरा का पूरा जो खेल है ना सीजीपीएससी का एग्जाम वही निकाल पा रहे हैं जो बैकअप नहीं रखे हैं। बैकअप के चक्कर में पूरा बर्बाद हो जा रहा है कि बैकअप पहले सोच लेते हैं कि हाँ, बैकअप के लिए ये व्यापम का एग्जाम निकाल लेते हैं या बैंकिंग का एग्जाम निकाल लेते हैं या छोटा कोई एग्जाम निकाल लेते हैं, उसके बाद देखेंगे सीजीपीएससी साथ साथ में लेके चलेंगे। तो सीजीपीएससी अगर आप फ्रेशर्स हैं तो बिल्कुल भी आप मत सोचिए कि मेरे को तुरंत नौकरी चाहिए, कि मेरे को 6 महीने के अंदर नौकरी चाहिए। आप घर वालों से सहायता लीजिए, 1.5-2 साल तैयारी करिए, एकदम फोकस्ड होके, बिना समय बर्बाद किए आपका पीएससी निकलेगा सर, बिल्कुल निकलेगा। आप ऐसा समझिए इसको कि यदि आप सीजीपीएससी की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो उसमें आप जितने भी सब्जेक्ट हैं बहुत ही डेप्थ में कवर करने वाले हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं बैकअप लेके साथ में चलता हूं, तो ये ना क्या हो जाएगा, हाँ, आपको उस पथ से हटा देगा। क्योंकि क्या होता है कि सीजीपीएससी का ना एक अलग ही यहाँ पर लेवल है। लेवल इन द सेंस, मतलब पहले जो प्री है उसमें आपका जो भी तैयारी होता है वो मेंस के लिए केवल 40% है। आपको 60% और एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ती है मेंस को लेकर, और उसके साथ वो 60% इसलिए ज्यादा हो जाता है क्योंकि मेंस का जब आप पेपर देते हैं तो टोटल जो 4 दिन है ना, वो आपके लिए महाभारत है पूरी तरीके से। मतलब वो पूरा धैर्य, आपके मेहनत,
मेहनत, आपके सोचने की क्षमता, आपके लिखने की क्षमता, सब कुछ निचोड़ देता है। शारीरिक क्षमता भी कभी कभी हार मान जाती है। हार मान जाती है पूरी एक दिन में तरीके आप से। खुद सोचो 6 घंटा, मतलब 9 से 12, 2 से 5, फिर अगले दिन जाना है 9 से 12, 2 से 5, फिर अगले दिन 9 से 12, 2 से 5, फिर अगले दिन 9 से 12। मतलब आपका जब चौथा पेपर खत्म होता है तो लगता है कोई पहाड़ आपके सर पे रखा हुआ था वो हट गया है। हट गया है। तो ये जो बिल्कुल यही होता है कि जब आप बैकअप लेके चलते हैं तो वो जो प्रेशर हमें झेलना है बात को लेकर, वो प्रेशर हम फील नहीं करते हैं। प्री निकल जाता है, नो डाउट, बहुत लोगों का प्री निकल जाता है, लेकिन वो मेंस में वो प्रेशर आप जनरेट नहीं कर पाए हैं पहले से, इस कारण से वो प्रेशर आपको क्या कर देता है, बिल्कुल पीछे कर देता है। तो अगर आप पीएससी निकालना चाहते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, चलो ठीक है, बहुत ज्यादा को अगर कोई मान लो कि बहुत ज्यादा पीछे रह गया तो चलो नेक्स्ट अटेम्प्ट मतलब थर्ड अटेम्प्ट में अगर आप निकाल रहे हैं तो बिल्कुल पूरी तरीके से सीजीपीएससी के प्रेशर को जानिए। जब तक आप उसके प्रेशर को नहीं समझेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है सीजीपीएससी के फील्ड में। फिर वही आपका जो प्लान बी है वही एक्टिवेट होगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि क्या मैं प्लान बी पूरा तरीके से छोड़ दूं, मत छोड़िए। होता क्या है समझिएगा बात को, क्योंकि हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस भी इस पर है, हम साझा कर देंगे उससे, सर बताएंगे आपको क्या है क्या नहीं हमारा। उड़ान हमेशा से अपना स्पष्ट बातों को सामने रखा है छात्रों को, कोई बिजनेस हमारा उद्देश्य नहीं है अभी यहाँ पे। सीजीपीएससी, बिल्कुल बिल्कुल, सीजीपीएससी का जब आप तैयारी कर रहे हैं तो पूरा अगर आप उस पर फोकस रहते हैं तो जो आप प्लान बी को अलग से सोच रहे थे मत सोचिए। आप जब पेपर आता है व्यापम का 15 दिन 20 दिन एक्स्ट्रा देकर आप उसे बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्रैक करने का, तो हम आप उसको बता रहे हैं। अलग से तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बस थोड़ा सा सिलेबस चेंज हो जाता है, हल्का सा कंप्यूटर का भी ज्यादा है, कभी कभी लैंग्वेज ज्यादा है, कभी थोड़ा सा मैथ्स ज्यादा है, तो वो थोड़ा सा 15 दिन हटकर अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको वो कवर हो जाएगा। अगर आप सीजीपीएससी कर रहे हैं तो पूरी तरीके से किस पर फोकस रहना, आपको सीजीपीएससी पर फोकस रहना है। प्रैक्टिस के लिए आप व्यापम दे सकते हैं, हाँ कुछ स्टेबिलिटी चाहिए तब भी व्यापम दे सकते हैं, लेकिन व्यापम की तरह लीन होकर नहीं देना है। लीन किधर रहना है आपको, तो रहना है सीजीपीएससी पर ही रहना है। और 1.5 साल अगर आप तैयारी कर रहे हो सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस का कंप्लीट एक पैकेज तैयार कर लेते हो आप, तो व्यापम के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट मारने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती आपको। जो अलग विषय हैं जो कि थोड़े सीजीपीएससी में कम है, जैसे कंप्यूटर वगैरह है थोड़ा सा, और इंग्लिश का महत्व भी सर सीजीपीएससी में थोड़ा सा कम है। मेंस में 50 नंबर का पूछता है लेकिन बच्चे उतना सीरियस लेते नहीं है उसको, जबकि व्यापम में पूछता है इंग्लिश भी। तो एक दो विषय थोड़े से अलग से एफर्ट मारने पड़ते हैं और करंट अफेयर को आपको लेकर चलना पड़ता है। कोई अलग से किसी विभाग का पेपर होता है, तो जैसे लेबर इंस्पेक्टर का है सर तो अलग से श्रम विभाग का प्रश्न आ जाएगा, जैसे हॉस्टल वार्डन का है तो बाल मनोविज्ञान अलग से आ जाएगा, तो एक सेक्शन अलग से जुड़ जाता है उसमें। तो अगर आप सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस को बहुत अच्छी से तैयार किए हो, आपने कोचिंग की है या फिर खुद से तैयारी की है, किसी से गाइडेंस लेके तैयारी की है, जो भी आपने 1.5 साल सीजीपीएससी को दिया है अच्छी से, तो व्यापम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है आपको, क्योंकि आपने कंप्लीट पूरा का पूरा स्टडी किया है। लेकिन इन 1.5 साल के ही अंतराल में आप बहुत ज्यादा बैकअप की चिंता मत करो। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है, डीसी का है, डीएसपी का है, तो ये 1.5 साल का जो अंतराल है जो आप सीजीपीएससी को देने वाले हैं, इस 1.5 साल के अंतराल में बहुत ज्यादा बैकअप की चिंता मत करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपके साथ ऐसे मिलेंगे आपको जो 6 महीने आप तैयारी करते हुए रहेगा, आपको बोलेंगे व्यापम का एग्जाम आ रहा है, फलाना एग्जाम आ रहा है, इसको निकाल ले, बैकअप हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो जहां पे आपकी स्टडी एकदम डेप्थ में होनी चाहिए थी, अब आपने 6 महीना पढ़ लिया, बेसिक चीजों को सीखा, आपकी पढ़ाई अच्छी होने लगी थी, जहां पे आपकी डेप्थ में स्टडी होने वाली थी वहीं पे आपका जो मोटो था वो चेंज हो गया। अब आप डेप्थ नहीं जाके उन्हीं फैक्ट्स को वापस से पढ़ रहे हो। व्यापम भले निकल गया, चलो मान लो निकल गया, नहीं निकला वो बात की बात है, लेकिन अब जो मेंस की तैयारी थी आपकी अधूरी है वो। अब सीजीपीएससी प्री का एग्जाम आया, अब आपने प्री का एग्जाम भी निकाल लिया, लेकिन बचे समय में 2-3 महीने में जो अंतराल बीच का रहता है वहां पे वो डेप्थ आपको नहीं मिल पाता है, क्योंकि एक तो पीछे बैकअप भी रहता है तो चिंता भी कम रहता है, प्रेशर नहीं आ पाता ऊपर से कि मेरे को निकालना है सीजीपीएससी का, और वो डेप्थ भी नहीं आ पाता, क्योंकि आप जब तैयारी करने के डेप्थ वाले मोड पे पहुंचे थे वहीं पे आपका ध्यान भटक गया, आप बैकअप के लिए सोचने लगे और आपने थोड़ा सा अपने पूरे के पूरे स्टडी को ही डाइवर्ट कर दिया, तो डेप्थ आपका आ ही नहीं पाया। तो जो मेंस के अलग से विषय है, समाज शास्त्र का हो गया, दर्शन शास्त्र का हो गया, पेपर नंबर 7 हो गया, लोक प्रशासन हो गया, ये सब की तैयारी अधूरी रह गई है। और जो विषय आपने पढ़े भी हैं तो उनको इतना डेप्थ में आपने नहीं पढ़ा है कि वो मेंस में अच्छी से लिख पाए आप, और बचे समय में तैयारी आपकी उतनी अच्छी से हो नहीं पाएगी अगर आप पहला अटेम्प्ट ही देने वाले हैं तो ये बातें दिक्कत करती हैं सर।
जो सर ने कहा उसको आपको फील करना है, तो आप एक काम कीजिएगा, इस बार का जो पेपर हुआ है 2022 का, उसका जो प्रश्न पत्र क्रमांक 6 है, उसमें जो छत्तीसगढ़ का सेक्शन है उसे उठाकर देखिएगा। आप जो कला संस्कृति पढ़ते हैं व्यापम के लिए या प्री के लिए, है ना, आप उतने ही तैयारी में आप बस उस पेपर को एक बार अटेम्प्ट करके देखिएगा, छत्तीसगढ़ का सेक्शन, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितने पानी में हैं। अगर आप सीजीपीएससी के लिए क्या है, पूरा फोकस है, तो आपको यहां से गहराई समझ में आएगी कि सीजीपीएससी के लिए किस स्तर पर आपको जाकर तैयारी करनी है, कितना आपको धैर्य रखना है, कितना आपको प्रेशर देना है, कितना समय देना है, सब कुछ आपको उसी चीज से केवल एक पेपर को देखने से आपको पता चल जाएगा। और वो भी पेपर नंबर 6 है ना, आपने उससे पहले 5 पेपर दे रखा है, जिसमें लगभग आपने 14 से 15 सब्जेक्ट का लिख चुका है, आपने 14 सब्जेक्ट को लिखा है वहां पर। तो उतना होने के बाद के अगले दिन का, मतलब शाम का वो पेपर है, तीसरे दिन का 6वां पेपर है, उस स्थिति में आपके पास कितना नॉलेज रहेगा कि आप उसको लिख पाएंगे। ये जो प्रेशर है ना, वो आपको पहले झेलना है। जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि आपको जो झेलना प्रेशर है वो पहले झेलना है। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं प्री के बाद कर लूंगा, बहुत ज्यादा मुश्किल है। कर लेंगे, ऐसा नहीं, होंगे, कुछ होते हैं टैलेंटेड, कुछ होते हैं एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन सेफ साइड लेके आपको चलना पड़ेगा। सब नहीं होते ना फिर, हाँ, सब नहीं होते, सब नहीं होते। तो आपको वो प्रेशर पहले से फील करना होगा, टेस्ट सीरीज के थ्रू करना होगा, अपने आप को बार बार रिवीजन करके करना होगा, बार बार मेंस के पेपर को देखकर करना होगा। इन सभी चीजों पर अब हम एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले पेपर 1 से बात करते हैं। पेपर 1, जैसा कि, क्योंकि ये जो अब हम मुद्दे पे आ रहे हैं, ये सारे बच्चों को काम आएगा, जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी काम आएगा, उसके अलावा जो तैयारी करते हुए बहुत समय हो गया उनको, कुछ कारणों से, कुछ नंबरों से वो चूक जा रहे हैं मेंस की परीक्षा में, जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको भी काम आएगा। तो पहले पेपर की बात करते हैं सर। पेपर 1 लैंग्वेज का है। लैंग्वेज आपको जैसा कि पता होगा, इसमें 3 भाग होते हैं। हिंदी का भाग होता है जहां से 100 नंबर के प्रश्न आते हैं, दूसरा भाग होता है अंग्रेजी का जहां से 50 नंबर के प्रश्न आते हैं, और तीसरा होता है छत्तीसगढ़ी भाषा का जहां से 50 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो लेवल इसका टफ था सर इस बार का। इस बार का भी टफ था, पिछले बार का भी टफ था। पिछले बार से थोड़ा सा ज्यादा ही टफ होगा इस बार, कम तो नहीं होगा, मतलब बराबर ही मान लो, या इसे थोड़ा सा ऊपर मान लो या थोड़ा सा उससे ऊपर मान लो, लेकिन दोनों के पिछले साल और इस साल दोनों बार टफ था। उससे पहले वाले में अगर आप जाएंगे तो उतना टफ नहीं था वो, ठीक है, वहां पर थोड़ा सा स्कोर किया जा सकता था, लेकिन 18 का पेपर भी थोड़ा सा 18 आसान था, थोड़ा सा आसान था लैंग्वेज के बारे में। अब समस्या क्या है लैंग्वेज के साथ में, जैसा बच्चों को लगता है कि लैंग्वेज है, हिंदी है, बन जाएगा, छत्तीसगढ़ी बन जाएगा। समस्या क्या है कि पूछता वही सब है, जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, अनेकार्थी का एकार्थी हो गया, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, पत्र लेखन हो गया, सारांश देता है लिखने को, मतलब चीजें वही सब है जो आपकी देखी दिखाई है। ऐसा नहीं कि कुछ नया ही आ जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन बच्चों के साथ दिक्कत क्या है कि बच्चों को लगता है हिंदी लिख लेंगे, कर लेंगे, वहीं पे देखेंगे, 2-4 दिन पढ़ लेंगे लास्ट में। तो ये जो टॉपिक्स मैंने बोले हैं, ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि जो 2-4 दिन में तैयार नहीं हो सकते हैं, 1 महीने में भी नहीं हो सकते, 1 महीने में भी नहीं हो सकते हैं। 1 महीने में भी नहीं होगा। मतलब लैंग्वेज का पेपर एक ऐसा पेपर जिसको थ्रू आउट आपको पूरे साल तैयार करना पड़ेगा। अगर आप सीरियस होके पढ़ना चाहते हैं तो पूरे साल 1 घंटा, आधे घंटे, मतलब लैंग्वेज के साथ आपको बना रहना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ी शब्दकोश, जैसे मैं ही अगर अपनी बात करूं तो मेरे घर में कभी छत्तीसगढ़ी बोली नहीं जाती है। जनरली मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ हूं, बाहर ही रहा हूं, छत्तीसगढ़ से बाहर ही मेरा पूरा शिक्षण हुआ है, तो जनरली छत्तीसगढ़ी से मैं थोड़ा सा दूर रहा हूं, छत्तीसगढ़ी भाषा से दूर रहा हूं। छत्तीसगढ़ के शब्दकोश हमेशा मेरे को परेशान किए सर पेपर में। मतलब छत्तीसगढ़ी शब्दकोश 10 नंबर का आता है, 5 नंबर का ऐसा आता है कि हिंदी के शब्दों को छत्तीसगढ़ी में लिखना होता है, और 5 नंबर ऐसा आता है कि छत्तीसगढ़ी के शब्दों को हिंदी में लिखना होता है आपको। तो वो 10 के 10 में से छूट जाते हैं। मैं हमेशा जो फैकल्टीज हैं जो हिंदी पढ़ाते हैं, सुधीर सर से भी बात करता हूँ, छत्तीसगढ़ी पढ़ाते हैं वो, उनसे प्रॉपर नोट्स मांगता हूँ, उनको रटने बैठता हूँ शब्दकोश को, कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, लेकिन वो 1 महीना में 10 दिन में हो ही नहीं पाता। वो कुछ शब्दकोश अगर आप पढ़ भी ले तो वही आएंगे, जरूरी नहीं है, और वो याद भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे जरूरी नहीं है आपको। तो आपको पूरे साल भर पढ़ना पड़ेगा। पर्यायवाची शब्द आपको लगता है लिख लेंगे, लेकिन वहां पे कभी कोई 3 पर्यायवाची लिखने को बोल देता है, कभी 1 बोल देगा, कभी 2 बोल देगा, तो वहां पे याद ही नहीं आता, सोचते बैठे रहेंगे कि इसका ये होगा, ये होगा, ये होगा, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। तो लैंग्वेज एक ऐसा विषय है जहां पे आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और पूरे साल करना पड़ेगा। लैंग्वेज ऐसा नहीं कि आप 1 महीने उठाए पढ़ लिए काम खत्म, 4 दिन उठाए पढ़ लिए काम खत्म। लैंग्वेज को आप पूरे साल लेके चलो, जिसमें हिंदी को भी लेके चलो, इंग्लिश को भी लेके चलो, और छत्तीसगढ़ी को भी लेके चलो। और बुक्स सर बता देंगे अभी बुक्स कौन सी ठीक रहेगी। वर्तमान में जो
बुक्स से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एकदम ये लगभग सारे बच्चों को पता भी होता है सर, पता लेकिन रहता एक है। बार क्या होता है सर ना, यहाँ मेंटालिटी क्या है, मेंटालिटी क्या है ये समझिए आप, कि जब हम ना हिंदी पढ़ते हैं या छत्तीसगढ़ी पढ़ते हैं, फिर जब सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन के थ्रू करते हाँ। हैं, तो मेंटालिटी वही बने रहती है कि ऑप्शन आएगा समझ में आ जाता है, उसमें क्या एलिमिनेट कर देते हैं सर, एलिमिनेट कर लेते हैं। लेकिन वहां पास ऐसा नहीं है ना, खुद लिखना है वहां तो पे। लिखना है, आपको लिखना है वहां पास, तो आपको एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए। वहां विकल्प थोड़ी कि आप कोई विकल्प को 3 को हटा हाँ, देंगे और एक को पकड़ लेंगे, ऐसा तो है नहीं आपके पास वहां पास। तो वहां आपको करना क्या है, तो लिखना है, तो लिखना है तो फिर उसके लिए पूरा आपको प्रॉपर कंठस्थ होना याद चाहिए वो। तो उसके लिए आपको ना डेली डोज टाइप का धीरे 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 लैंग्वेज को स्कोर करके ही करना, धीरे धीरे ही पढ़ के उसे स्कोर करना होगा। मेरा मानना तो ये भी कि बोलचाल की भाषा में भी छत्तीसगढ़ी को लाइए, बिल्कुल लाइए, है ना, छत्तीसगढ़ी को बोलचाल की भाषा में लाइए, यूज करिए छत्तीसगढ़ी शब्दों का, क्योंकि वही शब्द आते हैं जो आप बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। आप उनको 2 दिन में 4 दिन में बैठ कर रट नहीं सकते। आपको अगर मैं 1000 शब्द दे दूंगा छत्तीसगढ़ी के, जिनके हिंदी का मतलब भी लिखा रहेगा, आप सोचेंगे 4 दिन में पढ़ लूं, अगर मैं बोलूंगा वहीं से आएगा 10 नंबर का, तो भी आपको याद नहीं होने वाला वो। ये सब आपके एक लंबे अंतराल से मेहनत के परिणाम होते हैं। आप सोचेंगे महीना भर 4 दिन में लैंग्वेज को तैयार कर लिया जाए। दिक्कत ये भी है ना सर कि लैंग्वेज प्री में बच्चे उतना पढ़ते नहीं है, क्योंकि पेपर सेकंड को क्वालिफाई करना होता है, तो कहीं ना कहीं कोई मैथ्स और रीजनिंग पढ़ के क्वालिफाई कर लेता है, और लैंग्वेज पूछता भी थोड़ा सा आसान है, मतलब ऑप्शन से लैंग्वेज बन जाता है। तो लैंग्वेज सीधे मेंस में दिखता है उनको। तो लैंग्वेज के लिए मेहनत करना पड़ेगा, और लैंग्वेज में स्कोर अच्छा होता है और बहुत खराब हो जाता है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। लैंग्वेज का स्कोर ऐसा है कि कोई बच्चा 150 नंबर ला रहा है, जिसका लैंग्वेज बहुत अच्छा है, जिसने लगातार मेहनत की है, कोई बच्चा 90 नंबर ला रहा है, तो 150 और 90 के बीच 60 नंबर का जो इतना बड़ा अंतर है, ये बाकी के पेपरों में क्रिएट नहीं हो पाता जनरली। तो लैंग्वेज में जो क्रिएट होता है गैप, वो बहुत बड़ा रहता है। लैंग्वेज का गैप आप देखेंगे, मेरिट टेस्ट जो आता है उसमें देखिएगा, लैंग्वेज में कुछ बच्चों के नंबर 150 140 नंबर तक आते हैं, 160 नंबर तक भी आए हैं। तो आपका अगर 90-100 नंबर आ रहा है, तो लैंग्वेज में ये बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है। इस गैप को आप बाकी पेपरों में कवर करने में बहुत मतलब मुश्किल है, ये गैप कवर करना नहीं हो पाएगा। 2 बातें बची हैं यहाँ पर लैंग्वेज को लेकर, कि अगर आप यहाँ पर जो थिंकिंग रहती है कि प्री के लिए अलग पढ़ लूंगा, मेंस के लिए अलग लैंग्वेज पढ़ लूंगा, बिल्कुल छोड़ दो इस चीज को, है ना। दोनों के लिए समांतर एक साथ ही पढ़ना है, क्योंकि प्री के बाद जब मेंस, जो आपको पता रहता है कि मैं प्री निकल जाएगा मेरा, क्योंकि एक माहौल पता चल जाता है इतना नंबर कट ऑफ जाने वाला है, मैं थोड़ा सेफ साइड में हूं, तो मेरा तो प्री निकलेगा। तो ऐसा नहीं है कि अब प्री निकलेगा तो 3 महीने में मैं लैंग्वेज कर लूंगा, इम्पॉसिबल है। 3 महीने में भी नहीं होगा, मैं सच बता रहा हूँ। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको वहां पास ना लगभग 18 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ज्यादा ही है, मतलब ज्यादा है, 18 से 22 सब्जेक्ट है वहां पास। इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने के साथ साथ उसे याद रख पाना बहुत ज्यादा क्या है, कठिन काम है। अगर चलो याद कर भी लेते तो बाकी सब्जेक्ट इफेक्ट कर जाएंगे आपके। तो इससे अच्छा है कि आप प्री के लिए भी अवेयर रहें, मेंस के लिए भी रहें, धीरे 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 करके उसे पूरा करें। जैसे अगर मतलब तत्सम तद्भव है तो 5 दिन का टारगेट लगा लें, पर्यायवाची का, विलोम का, है ना, 1 वर्ड का हो गया, समानार्थक शब्द का हो गया। डेली 5-5 10 पढ़ते रहो, पढ़ते फिरते फोन में रख लिए, बुक रख लिए, एक छोटा सा जो पॉकेट में रख लें, ऐसा कॉपी रख लीजिए कि मेरे को आज ये घूमते फिरते कैसे भी करके 10 पर्यायवाची, 10 समानार्थी, मतलब 10 पर्यायवाची, 10 विलोम, 10 अनेकार्थी का एकार्थी, ऐसा लिस्ट बना लीजिए कि 10-10 डेली पढ़ लीजिए। आप घूमते फिरते आपको करना है, जुड़े रहिए साल भर। अगर लैंग्वेज से जुड़े रहेंगे तो लैंग्वेज बहुत अच्छा जाएगा आपका, और पेपर तो नहीं पढ़ेंगे तो टफ ही लगेगा आपको। और पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ था, मतलब क्योंकि देखा जाए तो पेपर जिस लेवल का 18 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, उससे तो बहुत टफ था। यहाँ पे कुछ नई चीजें भी देखने को मिली, मतलब आपको डीप विनय कुमार पाठक को पढ़ना पड़ेगा सर, विनय कुमार पाठक को पढ़ना पड़ेगा। और जो साइट है ना राजभाषा की, वहां से भी कुछ शोध पत्र रहते हैं, है ना। सुधीर सर इसके बारे में आपको जब एनालिसिस कराएंगे तो बताएंगे कि कहां से और आप शोध पत्र को निकालकर वहां से क्वेश्चन देख सकते हैं। क्योंकि पिछले 2 बार का जब आप देखेंगे ट्रांसलेशन का इतिहास जो आया है, मतलब जो पिछले 2 बार से आ रहे हैं वो वहीं से आ रहे हैं, है ना। थोड़ा सा मतलब मल्टीपल सोर्स को आपको जाना पड़ेगा, तब वहां से वो हो जाएगा। तो पहली बात तो हमने कर ली। दूसरी बात, एक चीज और रह गई है लैंग्वेज को लेकर, कि यहाँ पर जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो जब आप सिलेक्शन लिस्ट आता है ना, जो 2021 हो गया, 2020 हो गया, 2019 हो गया, इसका सिलेक्शन लिस्ट आप उठा के देखिएगा। सिलेक्शन मोस्ट ऑफ द लोग उन्हीं ने उठाया है जो 130 प्लस गए हैं लैंग्वेज में, एवरेज 120 के आसपास उठाए हैं। जो अच्छे नंबर लाए हैं वो 130 प्लस में है, वो लिए हैं सिलेक्शन। वहीं आप नीचे आइएगा, थोड़ा पास वहीं नीचे आइएगा तो आप लैंग्वेज के मार्क्स को हटाइए,
लैंग्वेज के मार्क्स को हटाइएगा और बाकी 6 पेपर के मार्क्स को जोड़िएगा। टॉप 3 के बाद को जोड़ना है, ठीक है। 1 2 3 तो हटा दो क्योंकि वो कई बार एक्सेप्शन होते हैं, उन्हों को हटा दिया करो, है ना। तो चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां जो रैंक होता है उनके लास्ट के 6 पेपर को जोड़िए और उसके बाद ना 200 रैंक 150 रैंक उनके भी 6 पेपर का अंक को जोड़िए, बराबर मिलेंगे। मैं सच बता रहा हूं, बराबर मिलेंगे। हो सकता है कि वो 150 रैंक वाले का ज्यादा निकल जाए कई बार। वो लैंग्वेज में शुरू के बच्चों ने इतना स्कोर किया है कि वो अगले 6 पेपर में उस डिफरेंस से ज्यादा ही ज्यादा लेकर आए। मतलब जैसे बात करूं, इनका चौथा रैंक है, मेरा मान लीजिए 200वां रैंक है, तो इनका लैंग्वेज में मेरे से इतना ज्यादा हो गया है कि बचे 6 पेपरों में मैं उस गैप को खत्म ही नहीं कर पाया। समझ आ रही बात? इनका लैंग्वेज में मेरे से इतना ज्यादा है, 60-65 नंबर का डिफरेंस क्रिएट कर दिए हैं, तो बचे के 6 पेपर में मैं उस डिफरेंस को खत्म ही नहीं कर पाया। मतलब डिफरेंस खत्म करना छोड़ो, मैं बचे पेपरों में इनसे 10-20 नंबर ज्यादा भी लाऊंगा तो भी तो इनसे 40 नंबर पीछे हो जा रहा हूं मैं। तो ये समस्या देखने को मिल रही है। तो लैंग्वेज को पढ़ना पड़ेगा और पूरे साल भर पढ़ना पड़ेगा आपको बहुत अच्छी से, और पढ़ लेंगे, टफ नहीं है, लेकिन आपको चीजों को पूरे साल भर अच्छी से पढ़ना पड़ेगा। तो ये लैंग्वेज की बात हो गई। क्वालिफाई करना है 2 पेपर पर पूरा फोकस हमेशा, लैंग्वेज के पेपर और पेपर नंबर 4, ये स्कोरिंग पेपर है। स्कोरिंग पेपर जो भी पोस्ट लिए हैं पिछले 3 सालों में, 4 सालों में, 5 सालों को बोल दीजिए, जब से सिलेबस चेंज हुआ है। तो तब से पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 4 दोनों 120-130 प्लस जाए हैं। जो गया है वो उठाया है, बाकी 5 पेपर उठाइए, शुरू के 300 रैंक तक उठा के देख लीजिए, बराबर है सब। क्योंकि क्या हो रहा है ना यहाँ पास कि वृहद सिलेबस है, इतिहास इतना बड़ा, संविधान इतना बड़ा, लोक प्रशासन इतना बड़ा, छत्तीसगढ़ इतना बड़ा, कितना पढ़ लेंगे आप, कितना लिख लेंगे आप। फिर जैसे जैसे समय बढ़ते जाता है ना, आप चीजों को भूलते जाते हैं। जैसे आज आपका पहला दिन, लैंग्वेज आपने दिया, निबंध आपने दिया, दूसरा दिन, तीसरे दिन आए तो आपने जो पहले पढ़ा था, इकोनॉमी को, ज्योग्राफी को, इसके अलावा दर्शन को जो आपने पढ़ा था, समाज को पढ़ा था, छत्तीसगढ़ पढ़ा था, साफ हो चुका है। मतलब आपका लेवल बाकी बच्चों के जैसा पहुंच गया है, सब बराबर हो गए, सब बराबर हो गए हैं। तो उधर पे एवरेज नंबर मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इस समस्या का एक समाधान है सर। इस समस्या का समाधान ये है कि आप टेस्ट सीरीज, बिल्कुल मैं सच बता रहा हूं, टेस्ट सीरीज ही इसका समाधान है और कोई समाधान नहीं है इसका, एकमात्र समाधान है टेस्ट सीरीज। देखो क्या है ना, जो पोस्ट लिए हैं उनसे ज्यादा नॉलेज आपके पास होगा, बिल्कुल मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में आपके पास ज्यादा नॉलेज होगा। जो आज पोस्ट लेकर बैठे हैं आपके पास ज्यादा नॉलेज होगा विषय का, हर एक विषय का पर्टिकुलर, लेकिन वो पोस्ट क्यों ले पाए और आप क्यों नहीं ले पाए या फिर नहीं ले पा रहे हैं, रीजन है वो प्रेशर फील नहीं किए जो वो फील कर पाए। वो जो प्रेशर को बियर कर पाए वो आप नहीं बियर कर पाए। वो टेस्ट सीरीज दिए, वो उस बातों को समझे कि देखो है तो नॉर्मल चीज एकदम, भाई नाम याद करना है, काम याद करना है, कारण याद करने, वही सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन ये जब छोटा छोटा चीज एक साथ आता है ना तो पहाड़ बन जाता है, पहाड़ बन जाता है वो। तब ना वो क्या है, धूमिल होने लगती है हर चीजें। जो आपको याद रहता है ना वो भी याद नहीं आता है। मतलब ये भी याद नहीं आता है कि इस समय अधीक्षक कौन था, ये भी याद नहीं आता है कि इस समय विद्रोह का नेता कौन था, जो आपको सब याद है, लेकिन इतना सब कुछ एक साथ आ जाता है सर कि वो याद ही नहीं रहता। रीजन इसका क्या है, पहले दिन आपने पेपर दिया, जब दूसरे दिन आप पेपर देने जाएंगे तो फिर कितने सब्जेक्ट आपके पास, इतिहास, संविधान, लोक प्रशासन और छत्तीसगढ़ का इतिहास। फिर 2 घंटे के बाद, उसी दिन ना 2 घंटे के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, मैथ्स में वैदिक गणित को अलग कर देते हैं, रीजनिंग और मैथ्स को अलग कर देते हैं। तो इतने सारे, फिर उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर पर्यावरण और फिर जैव विविधता, लगभग 13-14 सब्जेक्ट हैं। कितना रिवीजन करेंगे? और अगले दिन का टेंशन अलग है कि अगले दिन आपको बड़े बड़े पेपर देने हैं। दर्शन शास्त्र देना है, शास्त्र, इकोनॉमी का पेपर, जो कि बच्चों को वैसे ही टफ लगता है इकोनॉमी का पेपर, की डेटा पूछेगा, क्या पूछेगा, संरक्षण पूछेगा। तो प्रेशर है, एक मानसिक तनाव बहुत बड़ा होता है। आप अभी इंडिविजुअल जब पेपर देंगे ना, जो भी मेंस नहीं दिए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। जब आप पेपर उठा के देखेंगे, बोले ये क्या पूछा है, ये तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा, ये क्या, ये तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा यार, ये सब पढ़ने की अब जरूरत नहीं है, अब मेरे को यहाँ पर फोकस, ये नहीं पढ़ूंगा मैं। अच्छा, ये ऐसा बोलेंगे ना, अच्छा ये मुड़िया विद्रोह पूछा है, अरे ये तो पढ़ा हुआ है यार, घाटी ये तो पढ़ा हुआ है यार। यही सब प्रश्न आए थे जो मैं बोल रहा हूँ, मत खुद तो पता है कहाँ पे है, ऐसे बोलेंगे आप। लेकिन वहां पे जब बैठेंगे तो मुड़िया विद्रोह में कौन नेता था पता ही नहीं है, याद ही नहीं आ रहा है। मुड़िया विद्रोह में कौन नेता था, किसने नेतृत्व किया था, किस कारण से इसको लिख देंगे आप, लेकिन किस दिन हुआ था, ये डेट क्या थी, नेता कौन था, ये सब चीजें याद नहीं आती वहां पे। ये याद है आपको,
लेकिन वो प्रेशर के कारण क्या है, धूमिल हो जाता और है। मिक्स भी हो गई चीजें, बहुत बिल्कुल बिल्कुल मिक्स हो जाती है चीजें बहुत। और 6 घंटा लिखना भी है दोस्तों एक दिन में, ठीक है। तो ये जो दिक्कत है उसको खत्म करने का एक ही तरीका है, वो है टेस्ट सीरीज। तो अभी तक आपको जो ज्ञान मिला है दो चीजों का, कि आपको पेपर नंबर 1 कंटिन्यू चलाना है, मतलब चलाना है, प्री और मेंस के साथ चलाना है, स्टैंडर्ड बुक है ना। और दूसरा ज्ञान कि टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उस प्रेशर को फील करना है, खत्म करना है, तो टेस्ट सीरीज ही उसका एकमात्र इलाज है, और कोई इलाज नहीं है उसका, है ना। वरना बाकी पंचवर्षीय योजना चलाते रहिए, है ना। तो बिल्कुल आप चला सकते हैं। तो ये एक चीजों पर हमने बात कर ली। अब आते हैं पेपर 2 पर। पेपर 2 जो कि निबंध का पेपर है। 4 निबंध लिखने होते हैं। बिल्कुल, प्रत्येक निबंध जो होता है वो 50 नंबर का होता है, 750 शब्द का होता है। अंतरराष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल पे, और एक छत्तीसगढ़ लेवल पे। अच्छा, पेजेस की बात मैंने की है कि एक निबंध के लिए वर्तमान की स्थिति ये है कि एक निबंध के लिए आपको 6 पेज 6 पेज में पूरा लिखना होता है। आप जनरली पेज नहीं छोड़ते हैं, वहां पे लगता है ना कि पेज छोड़ेंगे तो सामने वाले चेक करने वाले पे एक नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है, मतलब एक नेगेटिव रिस्पांस आपने जनरेट कर दिया पेज छोड़ के। पेज अगर छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं, मैं भी अगर आपका कॉपी चेक कर रहा हूँ, 750 शब्द बोलता है वो, लेकिन 6 पेज में वो 1000 शब्द आराम से हो जाते होंगे सर, ज्यादा ही हो जाते होंगे। लेकिन वो पेज अगर आप छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं एक ऐसा रिस्पॉन्स जनरेट होता है चेक करने वाले के माइंड के ऊपर कि अरे इसने तो पूरा नहीं लिखा है। 6 पेज दिए हुए थे, उसके जस्ट बाद आंसर 2 लिखा होता है वहां पे। तो वो 6 पेज पूरा भरने की एक मानसिकता होती है सब बच्चों की, और नहीं भरेंगे तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं नंबर थोड़े मोड़े कटेंगे सर। नहीं होती है सर, मतलब क्या होता है ना, फैक्टर ये काम करता है कि 100% नंबर तो आपको देने से रहा, ये फैक्ट बात है, नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा, सीधी बात है, ठीक है, 100%। तो उनकी मानसिकता क्या होती है कि चलो 10 नंबर का क्वेश्चन है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बस, 10 नंबर का क्वेश्चन है, उसने पूरा पॉइंट सही लिखा है, उसको देगा वो 7 नंबर, मैक्सिमम जाएगा तो 7 नंबर, और चला गया चलो बहुत दिल खुश है तो 8 चला गया। लेकिन जैसे ही आपने 3 लाइन कम लिखा है, आपने पूरे पॉइंट लिखे हैं, लेकिन 3 लाइन कम लिखा है, तो उसके मन में पहले से ही 3 लाइन कम करते हुए 7 नंबर आ गया। अब वो 10 नंबर को कैसे चेक करेगा, 7 नंबर के हिसाब से चेक करेगा। अब वो 7 में से आपको देगा 4 या 5, या ज्यादा हुआ तो 5.5, लेकिन 6 तो नहीं देगा वो। क्यों? क्योंकि उसके मन में पहले से आ गया कि आपने जगह छोड़ दिया है। बिल्कुल, तो ये जो है ये बिल्कुल नहीं करना है। 6 पेज दिया है, शांति से 6 पेज लिखिए, ज्यादा तिगड़मबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो पूछा गया है वो लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए, टॉपिक में लिखिए, पैराग्राफ में लिखिए, थोड़ा सा डायग्राम बना भी सकते हैं, बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग बात करते हैं कैसे तैयारी करें। हाँ, और ऐसे का जो पेज भरने की हमने बात की वो 2 नंबर के प्रश्नों में लागू नहीं होता। नहीं, उसमें लागू नहीं होता। रखिएगा, ऐसा मत बोलिएगा कि हम पेज भरने की बात कर रहे हैं। 2 नंबर के, 4 नंबर के अगर फैक्ट बेसिस फैक्ट वाले पे नहीं है, फैक्ट पूछा है कि धान का समर्थन मूल्य बताइए इस वर्ष क्या रखा गया था, तो केवल आपको समर्थन मूल्य लिखना है। 4 शासकों के नाम बताइए मौर्य वंश के, तो 4 शासकों के नाम लिखने हैं आपको। एग्जांपल बता रहा हूं, वो इससे पहले एग्जांपल बोल दिया था, एग्जांपल दे रहा हूं बस, है ना। तो अब बात करना है कि ऐसे की तैयारी करें कैसे और कब करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कब करें, है ना, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो हम लोग जब क्लास में जब जाते हैं सर, तो मैं तो हमेशा बोलता हूं कि ऐसे पढ़ो ही मत, बिल्कुल मत पढ़ो अभी, है ना। जब आप शुरुआत करते हैं तैयारी का, है ना, तो आप शुरुआत के 4, 5, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने मत टेंशन लो ऐसे का, बिल्कुल मत लो। प्री तक बिल्कुल मत लो, प्री तक तो छोड़ ही दो ऐसे को। प्री के बाद जब आपका 3 महीने का समय मिलता है, उस पर आप टेंशन लीजिए उस समय, है ना, ऐसे को लेकर कि क्या है क्या नहीं है। और उसमें भी बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना हर बार पिछले 4-5 सालों से हर बार सर क्या पढ़ूं, सालों से ही मतलब मैं अपना 5 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ पढ़ाने का, मैं कि सर क्या पढ़ूं ऐसे में, सर समझ नहीं आ रहा ऐसे में। तो जब तक प्री नहीं होता तो मैं पहले ही बोल देता हूँ, देखो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आर्टिकल फार्टिकल उल्टी कुछ मत पढ़ना, नहीं पढ़ना, पढ़ते हैं बच्चे मत पढ़ो, पहले मना कर देता हूं। पढ़ रहे तो अच्छी बात है। देखिए, यूपीएससी की हम ऐसे की बात नहीं कर रहे हैं, सीजीपीएससी की बात कर रहे हैं। सीजीपीएससी और यूपीएससी के ऐसे में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, तो आप यूपीएससी के ऐसे को समझेंगे ना, उतने देर में आप सीजीपीएससी का एक ऐसे लिख भी सकते हो। ये लेवल होता है। जैसे इस साल के ऐसे की बात करूं तो मैं G20 पूछा है, जो कि 100% जो पेपर दे रहे थे बच्चे, 100%, 99 भी नहीं बोल रहा हूं मैं, 100% बच्चों को पता था G20 आने का पूरा चांस है। 100% बच्चों को पता था छत्तीसगढ़ ओलंपिक पूछेगा, पूरा चांस है। 100% बच्चों को पता था कि राम वन गमन पथ पूछेगा, गारंटी है। और आप जो बुक्स छपी हुई हैं, लोकल बुक्स जो अलग अलग कोचिंग्स की हैं, उसमें देखेंगे तो ये सारे ऐसे, जितने ऐसे पूछे गए थे, 8 ऐसे पूछे गए थे, मतलब 8 ऐसे रहते हैं, 4 और 4, जिसमें 2-2 करने होते हैं। 8 के 8 ऐसे आपको छत्तीसगढ़ की किसी भी कोचिंग की लोकल बुक उठा लीजिए, आपको मिल जाएंगे वो 8 के 8 ऐसे। आप वो छोड़ो ना, 2018, 19, 20, 21, 22, 5 साल हो गए, ठीक है। 5 साल में 20 दूनी 40 ऐसे आ गया, क्योंकि 4 आ गया ना, 4-4, तो ये 20 में से आपको ना, ये मतलब 20 ऐसे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय के और 20 ऐसे किसके, छत्तीसगढ़ के।
अरे 12-13 टॉपिक तो रिपीटेड होंगे, बिल्कुल। 10-12 टॉपिक पूरे रिपीट होंगे। Repeated होंगे, हाँ। अगर 2012 से उठा लोगे तो सारा ही रिपीट होगा। तो जो मेरे से बोलता है सर ऐसे के लिए कुछ टॉपिक बता दो, कुछ नहीं करना है यार। छत्तीसगढ़ में कितने मुद्दे हैं, और क्या मुद्दे निकालोगे और उस छत्तीसगढ़ में समय आप? करंट का कोई मुद्दा कुछ चल रहा है, मुद्दा चल रहा जैसे है। छत्तीसगढ़ ओलंपिक चल रहा था अभी, गारंटी था पूछेगा इससे। G20 का मुद्दा है क्योंकि सितंबर में G20 का शिखर सम्मेलन होगा 18वां यहाँ पे भारत में, तो G20 का पूछने का पूरा चांस था। वो 5G को पूछेगा ही लग रहा था। 5G टेक्नोलॉजी का बेस पे हर साल क्वेश्चन आ रहा है हाँ। सर, या तो अंतरिक्ष पर टेक्नोलॉजी पर जा बिल्कुल, रहा है, हाँ। या तो फिर वो मीडिया पर जा रहा है, या लोकतंत्र की बात कर रहा है, बिल्कुल। पारदर्शिता की हमेशा बात कर रहा है। मतलब शासन प्रशासन से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक टॉपिक, टेक्नोलॉजी और- से रिलेटेड टॉपिक वो पूछ और रहा है, छत्तीसगढ़ में जनजाति विशेष पूछता ही है वो जनजाति हर साल का है विशेष, सर। हर वो साल का जनजाति है। विशेष पर है ना, त्योहारों तो पर, पर्वों पर। निष्कर्ष ये निकलता है कि छत्तीसगढ़ के अगर आप राज्य सेवा परीक्षा को देखेंगे तो पेपर सेकंड जो मुख्य परीक्षा का एसए का, उसके लिए बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये आप मतलब जो पढ़ेंगे ना वही फंसता है यहाँ पे। ऐसा छोड़ो कि जो पढ़े हैं उससे रिलेट हो कैसे आएगा, वही फंसता है डिट्टो आपका ऐसे। आप पिछले 6-7 साल का देख लो, एक आधी साल ऐसा हुआ होगा जहां पे 2017 की मेरे को याद आ रही है सर, 2017 का जब हमने एग्जाम दिया था, 2017 में थोड़ा सा जो टॉपिक्स थे करंट के जो लग रहे थे पूछे जाएंगे वो नहीं पूछे गए थे। बाकी 18 हो, 19 हो, 20 हो, 21 हो, 22 हो, 16 हो, 15 हो, जो मुद्दे आपको कोचिंग वाले ही बता देंगे, जो थोड़ा सा इस जुड़ा होगा इस फील्ड में वही बता देगा। जीएसटी आया था सर, जीएसटी आया था जीएसटी सर, नहीं आया था, नहीं आया था, नहीं आया था 17 में। जीएसटी 17 में मुद्दा बना हुआ था जीएसटी का, क्या आएगा, लेकिन मेरे को अच्छे से याद है जीएसटी नहीं आया था। हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था, मुझे भी याद आ रहा है, मैं भी देने गया जीएसटी था। के क्वेश्चंस बने थे इकोनॉमी वाले सेक्शन में, जीएसटी का एसे नहीं आया था। नंबर अच्छा मिला था लेकिन उस साल जीएसटी का एसे नहीं आया था। ऐसा आप कोई कोचिंग वाला ही आपको बता देगा 10-15 ऐसे, तो कि 10-15 ऐसे आपको बता देगा कि ऐसे तैयार कर लो। आपका जो फ्रेंड हो जो जुड़ा हो इस फील्ड से, वही अपनी समझ से बता देगा कि 10-15 ऐसे आप ये तैयार कर लो, और 4 में से 2 करने होते हैं यार, ये भी नहीं हो जाएगा। तो ऐसे के बारे में कोई टेंशन नहीं लेना। इस बार का भी ऐसे बहुत आसान था। G20 आया था, आपको मैं टॉपिक बता देता हूँ, और छत्तीसगढ़ ओलंपिक आया था। इसके अलावा राम वनगमन पथ आया था, और 5G भी पूछा गया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पूछा गया था, हरेली पूछा गया था, और छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर। आप सुन रहे होंगे तो आपको लगेगा आप अभी लिख लोगे ऐसे इन सब मुद्दों पर, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं जानकारी है, केवल एक पैटर्न में लिखना होता है। पैटर्न आपको समझाया जाएगा, है ना। हाँ। मतलब जब आप कोचिंग करते हैं लेकिन टेंशन नहीं तो आपको समझाया जाता है कि किस पैटर्न पर किसी चीज को लिखना है, क्या कैसे शुरुआत करनी है ना, और कैसे अंत करना है, कौन सा डाटा कहाँ डालना है, ये जरूर सीखना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये सीखना ही नहीं है, जाके सीधा लिख दोगे, ऐसा नहीं है, सीखना पड़ेगा। प्री के बाद हो सकता है, इतना टेंशन नहीं लेना है। पैटर्न तो पता करना है, बिल्कुल बिल्कुल, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी, एक पैटर्न पता होगा, उस पैटर्न में उस इंफॉर्मेशन को आपको वहां पे लिखना है। तो बहुत ज्यादा नहीं टेंशन, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पेपर थर्ड अब आते हैं, टेटर बहुत खतरनाक पेपर है, पेपर थर्ड। अच्छा, सेकंड डे ही बहुत खतरनाक है। वही जो गिनाया पूरा, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत खतरनाक है। पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ, ठीक है। खतरनाक क्यों बना देता है इस पेपर को? क्योंकि आप रिवीजन नहीं कर सकते। ठीक है, कई बार हमें ऐसा रहता है कि अब मैं एसे का पेपर दे के आ गया हूं, तो आप 6 घंटा लिख कर आए हो लैंग्वेज का पेपर, फिर एसे का पेपर, उसके बाद रेस्ट करोगे ना, क्योंकि अगले दिन फिर से आपको 6 घंटे लिखने हैं। और रिवीजन करोगे भी तो क्या करोगे, क्योंकि मैथ्स भी अगले दिन उसी दिन है, साइंस भी है, फिर वो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी सब कुछ है वहां पास, तो रिवीजन क्या करोगे? सर किसी किसी का सेंटर से घर भी दूर रहता है, तो 5 बजे पेपर हुआ, 5:15 बजे तक आप अपने गाड़ी जो रहती है जहाँ पे आप स्टैंड पे खड़ी करते हैं वहां पहुंचते हैं, घर पहुंचते तक 6 तो बज ही जाता है। 5 बजे सेंटर होगा तो 6 तो आपको घर पहुंचते तक बज जाता है। फ्रेश होंगे, मुंह हाथ धोंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, क्योंकि ये जो शोल्डर है इतना पेन करता है ना, आप देखेंगे पहली बार बैठेंगे तो आपको लगेगा कि ये मैं लिख ही नहीं पाऊंगा, इस टाइप का फील होगा आपको। तो ये भी थोड़ा शारीरिक समस्या भी चालू हो जाती है, तो आप थोड़ा सा वेट करेंगे, खाएंगे पिएंगे। तो समय कितना, सोचो ना, शाम का समय बचा है, रात में बहुत ज्यादा जगेंगे तो फिर अगले दिन समस्या भी पैदा होगी। ऐसा तो नहीं कि रात भर जगूंगा सर मैं, फिर अगले दिन जाऊंगा पेपर देने, अगले दिन के बाद फिर तो अगले दिन जाना है ना आपको, तो रात भर जग भी नहीं सकते, क्योंकि 6 घंटा जग के पेपर देना है आपको वहां पे। तो 4-5 घंटे का समय होता है मुश्किल से देखा जाए तो। बहुत ज्यादा जो सामान्य बच्चे होते हैं जिनको एक संतुलित होकर पढ़ते हैं, हड़बड़ा के पढ़ेंगे, बोलेंगे 8 घंटा पढ़ूंगा मैं तो जाके, संभव नहीं है, फिर अगले दिन वो नींद अगले दिन नहीं पढ़ पाएंगे, फिर वो अगले दिन पेपर देने में दिक्कत होगी। तो एक सामान्य अगर बात करें तो 5 घंटे के आसपास का समय आपके पास होता है। हाँ। अब 5 घंटे में आपको भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारत का लोक प्रशासन, उसके बाद छत्तीसगढ़ का इतिहास पेपर 3 ये कंप्लीट। पेपर 4 में आपका हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, रीजनिंग, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी। सोचो इतना सब 4-5 घंटे में कैसे रिवीजन होगा यार? तो पॉसिबल नहीं है पढ़ना, है ना। तो इस समस्या का समाधान क्या है? कि समस्या का समाधान ये है कि अब तो इतिहास पूरा वृहद आ गया है, पूरा वृहद आ गया, और आप प्री निकाल कर आ रहे हो। ठीक है, प्री निकाल कर आ रहे हो, तो जब आप प्री के लिए तैयारी करते हैं तो बिल्कुल उसको अलग तैयारी नहीं करनी है कि मैं प्री के लिए अलग, मेंस के लिए नहीं करनी है, एक साथ करनी है। संविधान का, इतिहास का,
छत्तीसगढ़ के इतिहास का एक साथ प्री के साथ मेंस का भी और प्री का भी तैयारी करना। मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पर आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं तो आप फैक्ट पढ़ रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार यहां से यहां तक था, है ना, यहाँ यहाँ ये वाला चीज मिला, यहाँ ऐसा मिला, यहाँ ऐसा मिला, ये सब आप पढ़ते हैं तो उसे लिखने का भी प्रयास करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पास आ गया कि अन्नागार के बारे में बताइए, इस बार का क्वेश्चन था, 2 नंबर का पूछा था, अन्नागार की विशेषता हर साल ना 2 नंबर का सिंधु घाटी से पूछ रहा है। मेरे साथ एक सहपाठी थे, है ना, 2017 बैच के, डिप्टी कलेक्टर हैं अभी वो एक बात बोले थे कि 2016 में एक बार सीजीपीएससी ने मॉडल पेपर निकाला था और उस मॉडल पेपर में सिंधु घाटी सभ्यता का 2 नंबर का क्वेश्चन दिया था और उन्होंने बोला था वो बात और आज तक मेरे दिमाग में छपी है कि उन्होंने बोला था लिख के ले 2 नंबर से ऊपर का आज तक क्वेश्चन नहीं आएगा। और वो दिन से लेकर आज 7 साल हो गए पेपर को, 7 बार से सिंधु घाटी पर 2 नंबर से ऊपर पेपर आ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या है वो। और इस पेपर को लेके थोड़ा सा बेनिफिट ये मिल जाता है आपको, जैसे प्री में आप इन विषयों को पढ़ते हैं कहीं ना कहीं। हाँ। प्री में आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, आप छत्तीसगढ़ का इतिहास को भी पढ़ते हैं, पूरा अलग के पढ़ते हैं। तो पेपर 3 का जो सिलेबस है लोक प्रशासन को छोड़ के, लोक प्रशासन का आधा पोर्शन भी कहीं ना कहीं संविधान से मिलता है, संविधान से मिलता है 50% लोक प्रशासन का छोड़ दीजिए सिलेबस को आप। तो जो सिलेबस है पेपर 3 का, ये कहीं ना कहीं आप पूरा का पूरा प्रिपेयर करते हैं प्री के लिए। तो जो फैक्ट्स आप पढ़े हैं वो कहीं ना कहीं काम आएंगे, आपको पूरे काम आएंगे। जितना आपने प्री में पढ़ा वो पूरा का पूरा काम आएगा, लेकिन और बेहतर अगर आपको करना है तो उन फैक्ट्स के साथ साथ में आप डेप्थ में थोड़ा सा पढ़ लीजिए ताकि दोबारा मेहनत ना करना पड़े। जैसे आप पढ़ते हैं कि जो क्षणिकवाद है वो बौद्ध का जो दर्शन, बौद्ध दर्शन जो है उसी का जो सिद्धांत है क्षणिकवाद, तो ये आप पढ़ते क्षणिकवाद इसका है, बौद्ध का है, ये जैन का है, ये इसका है, ये इसका है, लेकिन आप उसी को पढ़ लीजिए क्षणिकवाद होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल नॉलेज ले लीजिए अच्छी से। प्रतीत समुत्पाद क्या होता है डिटेल में नॉलेज ले लीजिए। ऐसा नहीं कि ये थ्योरी इसने दी है, ये थ्योरी इसने दी है, आप उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिए। मौर्य जब पढ़ते हैं तो मौर्य के बारे में थोड़ा सा डेप्थ स्टडी कर लीजिए, जो उनके शासक रहे हैं उनके बारे में आप केवल क्रम पढ़ लेते हैं, उनका थोड़ा डेप्थ थ्योरी पढ़ लीजिए, उनका जो शासन व्यवस्था था उसको पढ़ लीजिए। तो ये सब थोड़ा सा डेप्थ में अगर जाएंगे तो प्री में भी फायदा मिलेगा सर। इसीलिए तो कहते हैं ना सर, प्री प्लस मेंस की तैयारी ही होती है ना। यहाँ पर सीजीपीएससी ऐसा नहीं कि प्री की तैयारी अलग मेंस की तैयारी अब तो जैसा हम लोग का जो हाइब्रिड क्लास अब चल ही रहा है कि अपन प्री प्लस मेंस ही ज्यादा फोकस करा रहे हैं, क्योंकि अब वो ऐसा रह ही नहीं गया सीजीपीएससी में कि आप प्री अलग करेंगे मेंस अलग करेंगे, फिर आप धोखा ही और कुछ नहीं है अपने साथ, है ना। और ऐसा बेवकूफी भरा ये काम होगा। वर्तमान साथ में तैयारी करनी है, वर्तमान के हिसाब से। पहले पैटर्न अलग था तो होता था ऐसा, है ना। का जो परिदृश्य चल रहा है उसके हिसाब से, खासकर पिछले साल से और खतरनाक है ये, पिछले 2 साल से आप देखेंगे तो थोड़ा सा है। साथ में तैयारी करना सबसे बेस्ट होता है। इसीलिए तो जब आप इतिहास, संविधान और छत्तीसगढ़ के इतिहास जब आप प्री के लिए तैयार कर रहे हैं, मेंस का तैयार एक साथ कर लीजिए, अलग से बिल्कुल मत कीजिए, है ना, क्योंकि बाद में वही बर्डन हो जाएगा। प्री के बाद दिमाग क्या चले जाएगा, अरे मेरे को तो प्री का पूरा फैक्ट याद है लेकिन मेंस में कैसे पूछेगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैं कहां से पढ़ूं, क्या करूं, बिल्कुल बहुत मतलब परेशान हो जाएंगे आप। जबकि प्री में अगर पढ़ लिए हैं अच्छी से तो फिर आपको मेंस में एफर्ट मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं आप, जैसे कैबिनेट मिशन अपन ना 2-4 फैक्ट 5 फैक्ट पढ़ के निकाल देते हैं। कहां पर प्री में 15 नंबर का, 15 नंबर पर, 10 नंबर का, हाँ सॉरी 10 नंबर का 15 पर सर क्या। अच्छा पार्ट 1 में पूछा था, पार्ट 1 में पूछा था, संविधान वाले पार्ट में नहीं पूछा था इसको। एक्चुअली मैं जब संविधान में पढ़ाता हूँ ना तो फिर मैं वहां पूरा डेप्थ में पढ़ा देता हूँ, है ना, तो वो संविधान में भी पूछ सकता है, संविधान में पूछ सकता है, इतिहास में भी पूछा था वो इतिहास वाले सेक्शन में। तो जितने स्टूडेंट मेरे देख रहे हैं मैं हमेशा समझाता हूँ कि जो संवैधानिक इतिहास का पोर्शन वो इतिहास का पोर्शन इस बार इतिहास में पूछा है भाई, पूछा था इस बार, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब आप पढ़ रहे हैं किसी टॉपिक को तो फिर वहां पर पूरा एनालिसिस उसका, ठीक है, ये क्यों आया था, क्या करने आया था, क्या करके गया, और उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया हुई, कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रही, है ना, फिर मुस्लिम लीग की क्या प्रतिक्रिया रही, आउटकम क्या निकला। तो ये 4-5 टॉपिक ही होते हैं। इतिहास के हर टॉपिक में आपको 4 से 5 क्वेश्चन बनाने होते हैं, और क्यों, क्या, कैसा और उसके बाद क्या होगा। और इससे सर इनको बेनिफिट ही मिलेगा, ऐसा तो है नहीं कि आपको मेहनत करने से इसका लाभ नहीं मिलेगा। प्री में भी लाभ मिलेगा, प्री में भी डेप्थ में पूछा जा रहा है आजकल। इस बार हम लोग जब एनालिसिस किए थे प्री का, है ना, तो बताया थे कि जब तक आप मेंस का अच्छे से नॉलेज नहीं रखेंगे तब तक प्री में नहीं निकलेगा। अब ऐसा हो गया है, अब ऐसा नहीं रहा है सीजीपीएससी, मतलब अब वो मुन्ना भैया नहीं हो गया, खंडानंद त्रिपाठी हो गए हैं वो। तो अब क्या करना होगा कि प्री को आपको एकदम अलग से नहीं पढ़ना है, साथ में एक साथ तैयारी करनी है। अगर आप पेपर 3 में एकदम फ्री माइंड से स्कोर करना चाहते हैं, होता भी स्कोर होता है सर, 2018 में बहुत ज्यादा स्कोर हो रहा था, है ना। 2019 में भी ऑलमोस्ट 110-115 के आसपास का एवरेज रखा था। फिर 2019 में थोड़ा सा सर टाइट चेकिंग हुआ था, 20 में 2020 में टाइट चेकिंग हुआ। अब देखो इस बार क्या होता है, लेकिन ठीक है 90 और 95 के बीच का है, लेकिन यहाँ अगर आप अच्छा लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे आपको, मिलेंगे।
तो इसका मतलब पेपर नंबर 3 का क्या स्ट्रेटेजी है कि आप इन सब्जेक्ट को जो प्री में है ना, इतिहास चाहे भारत का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे संविधान हो, प्री के साथ मेंस का तैयारी करना है। अलग से बिल्कुल नहीं देखना है कि मैं दोनों का अलग अलग तैयारी करूंगा, पहले प्री तो निकाल लूं यार फिर मेंस करूंगा, नहीं बिल्कुल मत कीजिए ऐसा। प्री और मेंस का दोनों का क्या कीजिए साथ में, दोनों में फायदा मिलेगा आपको, क्योंकि कूट वाले प्रश्न भी पूछे बिल्कुल। जा रहे हैं तो उसके लिए डेप्थ नॉलेज की आवश्यकता है आपको। तो ये पेपर तीनों बचा आपका लोक प्रशासन, उसका 50% हिस्सा तो आप प्री में कवर कर लेंगे, 50 आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि बिल्कुल। लोक प्रशासन मुश्किल से 20-22 नंबर का पूछता है। एनालिसिस करके मैं बताया था यहाँ पास आप लोगों को कि पिछले साल 10 ही नंबर का था, उससे भी कम था वो, और अब मैक्सिमम गया तो 14-15 पर, इस बार थोड़ा सा ज्यादा दे दिया, इस बार 20 के आसपास पहुंच गया। इस बार 50 नंबर वाले हिस्से में लोक प्रशासन और हाँ, आपका संविधान दोनों है, तो 20 नंबर का चला गया, मान सकते हैं उसको। तब भी उतना दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हाँ। आपको ना लोक प्रशासन में गिनती के टोटल 5 टॉपिक पढ़ने हैं, क्योंकि बाकी जो टॉपिक्स वो संविधान में कवर हो जाते हैं। टोटल 5 से 6 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, तो उतना ज्यादा वो परेशान नहीं करने वाले आपको, तो उतना मत टेंशन लीजिए लोक प्रशासन को लेकर। प्री के बाद अगर आप कहते हैं तो बिल्कुल प्री के बाद तैयारी की जा सकती है लोक प्रशासन की। पहले एक बार अगर आप पढ़ के मटेरियल तैयार करके रख लेंगे तो वो और ज्यादा बेटर हो जाएगा आपके लिए। नहीं भी करते हैं तो बाद में उसकी तैयारी हो सकती है ना, प्री के बाद हो सकती है, तो उसमें उतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब आते हैं पेपर नंबर 4 पर। डिसाइडिंग पेपर है ये भी पेपर नंबर 1 की तरह, क्योंकि स्कोरिंग है। स्कोरिंग क्यों है? क्योंकि टू द पॉइंट पूछा जाता है, जो सिलेबस में दिया हुआ है, सिलेबस से बाहर नहीं जा रहा है। मेरा जो एनालिसिस कहता है 2018, 19, 20, 21 और ये 22 का पेपर देखकर कि सीजीपीएससी के जो सिलेबस है यहाँ पर, जो पेपर नंबर 4 का, उस सिलेबस से वो आगे नहीं बढ़ रहा है। मतलब अगर मैं 200 नंबर के पेपर की बात करूं तो 180 से 185 टू द पॉइंट है। ज्यादा गया तो कभी 10 या 12, कभी 15 हो सकता है। और आपको बहुत हायर लेवल की फिजिक्स की बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं। 10th सीजी बोर्ड, सीबीएसई भी नहीं पढ़ो, सीजी बोर्ड पढ़ो। आप है ना लिख ही नहीं पाते, समस्या वहां पे ये है। जो चीज एक्चुअल में होती है ना, जो एक्चुअल में जो शब्द होते हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, अब देखो वो वर्ड तो सीजी बोर्ड में और सीबीएसई में दोनों में सेम रहेंगे, वो वर्ड ही याद नहीं आते वहां पे। तो आप सीजी बोर्ड की बुक पढ़िए फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए। अब पूरी बुक नहीं पढ़नी है, आप सिलेबस निकाल लीजिए। आपका जो सिलेबस है, बहुत परिवर्तन हुआ सिलेबस में। 2018 से पहले बहुत वृहद सिलेबस था, फिजिक्स का बहुत कम किया गया, केमिस्ट्री भी कम किया गया है और बायो थोड़ा कम किया गया है। तो सिलेबस अपने पास रखिए, 10th का बुक निकालिए, टू दी पॉइंट चीजों को याद करिए। ऐसा नहीं कि लिख लूंगा वाला बात में रहेंगे तो फिर वो सामने वाला नंबर देगा नहीं। एग्जैक्ट जो परिभाषाएं लिखी गई हैं बुक में वही चाहिए। बायो में डायग्राम के साथ दीजिए, केमिस्ट्री में इक्वेशंस के साथ दीजिए, फिजिक्स में जैसा डेफिनेशन लिखा है वैसा डेफिनेशन लिखिए चीजों का, तभी नंबर मिलेगा आपको। तो ये पार्ट 1 की बात रही, पार्ट 1 की बात थी, है ना। इसमें सर एक थोड़ा सा ऐड कर देता हूं मैं, कि जब आप पार्ट 1 की तैयारी कर रहे होंगे, है ना, तो आप एनालिसिस करेंगे, है ना, जब 18 से लेकर यहां तक, तो 100% मैं जो बोल रहा हूं कि 180 का फंस रहा है। अब जो 15 नंबर छूट रहा है ना, उसको भी आप पकड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पास पीएन संधि वाला, वहां पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा चले जाता है, क्योंकि उसमें जो आइंस्टाइन इक्वेशन है वो पूछ लेता है। सिलेबस में लिखा है पीएन संधि, तो पीएन संधि हाँ लिखा है सिलेबस में पीएन संधि, तो आप पीएन संधि पढ़ेंगे तो आपको उसके आसपास की चीजें थोड़ी सी पढ़नी पड़ेंगी। वो 10th के बुक में नहीं है सर, इसलिए बता देता हूँ। प्रकाश विद्युत प्रभाव, वही फोटो, वही जो वो सेल है, पीवी सेल, तो ये 2 टॉपिक हो गए, वहां से हो जा रहा है। क्योंकि सर जो पूरा वीडियो देख रहे हो उसे पूरा फायदा मिलना चाहिए इस वीडियो का। सिलेबस को इसलिए बोला रखो मैं, सिलेबस को रख के पढ़ो, ताकि सिलेबस में जो चीजें ऐसी हैं जो बुक में नहीं दिखाई दे रही उसको टिक करो, उसको कहीं से आपको जुगाड़ करना है, पूछना है कहां से पढ़े क्या नहीं है, तो आपको संबंधित फैकल्टीज या आपके मित्र जो परिचित हैं वो बता देंगे आप। तो 2 टॉपिक हो गए, पीवी सेल, है ना, फिर इसमें जो पीएन संधि, एक प्रकाश संश्लेषण का टॉपिक है जो थोड़ा सा आगे जा रहा है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का टॉपिक है, हाँ, वो C3 C4 पूछता है, चक्रीय में चले जाता है। वो 10th के बुक में कम दिया है, थोड़ा सा ही टच करके छोड़ दिया है वो। तो ये 2-3 टॉपिक, फिर यहाँ पास कार्बनिक जो यौगिक है उसको लेकर थोड़ा सा आपको, ये 3 से 4 टॉपिक हैं जो साइंस में आपको थोड़ा सा ज्यादा तैयारी करना है। बाकी पूरा का पूरा आप 10th बुक से उठा के पढ़िए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ये 3-4 टॉपिक हैं जो आपको एक्स्ट्रा तैयारी करना पड़ सकता है। अब आया सेकंड पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे किसके, मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स के बारे में तो रवि सर ही बताएंगे आपको कि कैसे करना है। अब मैं थोड़ा सा इसमें अपना बता देता हूं सर कि मैथ्स में आप क्या करेंगे, जो आप प्री के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अब तो सीसेट क्या है, क्वालिफाइंग हो गया,
तो आप ऐसा क्वालिफाई सोच कर ला, कई लोग पढ़ नहीं रहे थे, लेकिन आप पढ़ने लगे हैं 2 साल से। मैं उसी पर आ रहा था सर। 2-3 इतने साल सारे पढ़ने लगे स्टूडेंट हैं। सर मेरे हैं अपने हैं कि 90 नंबर तक आया सर उनका। हाँ, पिछले बार के जो प्री का रिजल्ट आया ना 63 में 60-65 65 पे लटक गया सर, कोई 64 पे लटका, कोई 62 पे लटका, कोई 62 पे लटका। मैक्सिमम बच्चे सीसेट में फेल हो रहे हैं अभी। इवन तक सर रिजर्वेशन वाले भी सर 46 मिला 40 है। नंबर लाना ही संभव नहीं हो पा रहा है बच्चों से। तो इस बात का ना खासा ध्यान रखें, अगर आप मैथ्स बनाते हैं तो सी सेट भी क्वालिफाई होगा, और उधर मेंस में आपका कम से कम 20 नंबर वो देकर जाएगा, 20 से 25 नंबर वहां ज्यादा से देगा सर। साइंस और वो दोनों मिलाकर। अभी जो रहा है ना, आप इस साल का तो ज्यादा है सर, इस साल ज्यादा का है। पेपर देखो, पिछले साल का पेपर देखो, आपको मेंस में मैथ्स पढ़ना ही नहीं है। नहीं पढ़ना था, हाँ। इस जैसे बार देखो मेंस और प्री कुछ अलग नहीं है मैथ्स के हिसाब से देखो तो। देखो मेंस में क्या है, 5-6 टॉपिक जो है वो गिने चुने मैथ्स में एडवांस लिख दिए गए हैं। हाँ। जैसे बात करूं मैं, माध्य माध्यिका बहुलक, ये टॉपिक हो गए 3, इसको पढ़ना पड़ता है मेंस में, जो जनरली प्री में नहीं है, लेकिन इस बार तो प्री में माध्यिका को पूछ दिया था। तो माध्य माध्यिका बहुलक हो गया, वैदिक मैथ्स हो गया, ये आपको प्योरली मेंस में कवर करना है, प्री में कवर करना नहीं होता है। ये हो गए 4 टॉपिक। इसके अलावा गणितज्ञों की जानकारी, गणितज्ञों की जानकारी बोलने का मतलब जैसे आर्यभट्ट हो गया, वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, ये सब हो गए। गुप्त काल में आ जाता है। हाँ, वो पढ़ लेते हैं फिर, उसमें वो बात अलग है। तो ये 5 टॉपिक ये हो गए। इसके अलावा परिमेय संख्या हो गया, समानुपात हो गया। ये गिने चुने टॉपिक्स हैं जो आपको मेंस में मैथ्स में अलग से कवर करने हैं। इनको अलग से कवर करो और प्री का मैथ्स रेडी रखो, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। प्रायिकता भी प्री में पढ़ लेते हैं सर। हाँ, वो तो उसी में हो जाएगा। प्रायिकता प्री में पढ़ लेते हो। प्रायिकता का एक जनरल प्रश्न आता है, बहुत जनरल प्रश्न आया था इस बार भी। तो यहाँ पर वही समझाया जा रहा था कि मेंस को जो मैथ्स को लेकर आप लोग का स्ट्रेटेजी होगा वो दोनों में इक्वल अप्रोच होगा, है ना। मतलब यहाँ पास जब आप सीसेट की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस की तैयारी बिल्कुल हो जाएगी। इस बार का पेपर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि सीसेट पढ़ लिया था, हाँ। तो ये भी हो जाएगा, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैदिक मैथ्स बाकी 4-5 टॉपिक हैं जो अलग से सर ने बता दिया आपको, तो वो थोड़ा सा है। वो पहले से अगर आप तैयार कर लोगे ना, प्री के पहले अगर आप नोट्स तैयार कर लोगे, फॉर्मूला तैयार कर लोगे, मेथड आप याद रखोगे, फॉर्मूला बेसिस तो है पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। क्योंकि सर प्री के बाद थोड़ा सा हेडेक हो जाता है। मतलब आप देखिए तो मैथ्स का 50 में से 30-35 नंबर आपका प्री में कवर हो जाता है। और लिखने का तरीका कुछ मैटर करता नहीं। मैंने 3 कॉपियां दिखा दी सर इनको, 18, 19, 20 सब कॉपी मैंने आपको दिखाई है कि लिखने का तरीका मैथ्स में मैटर नहीं करता। लास्ट में आंसर देखता है वो, मुझे तो ऐसे ही लगता है सब लास्ट में ना वो आंसर देख रहा है, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पता नहीं वो मेथड पढ़ भी रहा है कि नहीं। मतलब कई बार ऐसा मतलब कोई पड़ोसी का देख लिया आंसर, उसका सही होगा, लिख दिया नीचे, भरोसा नहीं है, हो सकता है ना ऐसा। चलो कोई बात नहीं, उस पर देखेंगे क्या है क्या नहीं है। मतलब हमारा ये कहना है कि बहुत ज्यादा तीगड़बाजी करने की जरूरत नहीं, कि दिया है माना प्रश्नानुसार। अच्छा बताते हैं सर, बाहर कुछ लोग बताते हैं ऐसा, मैं क्या नाम लूं, बताते हैं ऐसा कि दिया है माना हम जानते हैं। अरे यार ये सब लिखने में नंबर मिलता, कोई 9th का 10th का एग्जाम थोड़ी हो रहा है यार। ज्यादा इतना तिगड़मबाजी करने की जरूरत नहीं है, मिल रहा है नंबर, है ना। तो अपन बात कर लिए किस पर, मैथ्स पर। सीसेट की तैयारी में मैथ्स की तैयारी छुपी हुई है, 5-6 टॉपिक एक्स्ट्रा है, प्री के पहले कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि क्या है, क्योंकि प्रैक्टिस करना रहता है इस पर भी। ठीक है, बाकी बहुत बाद में भी करेंगे, चल जाएगा, खास नहीं, इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। फॉर्मूला याद रहे सर, थोड़ा सा पैटर्न याद रखिए कि मैथ्स का अगर पैटर्न नहीं याद है तो फिर वो बिगड़ जाता है। क्योंकि माध्य मध्यक में क्या है ना, 5-6 प्रकार केस हो जाते हैं उसमें, तो केस आपको याद रहेंगे तो फिर अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक, तो ये रहा पार्ट 3 की, ये खतरनाक है, ज्यादा समय ले रहे हैं अपन, थोड़ा फटाफट कर देते हैं चीजों को। ठीक है, हाँ, जल्दी कर लेते हैं। पार्ट 3 खतरनाक है, थोड़ा सा खतरनाक क्यों है, क्योंकि इसमें ना आपका पेपर कैसे आएगा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें ना 3-4 चीजें एक साथ है। कंप्यूटर, दूसरा यहाँ पर साइंस एंड टेक, फिर तीसरा कृषि, फिर चौथा है बायोडाइवर्सिटी, और 5वां इन्वायरमेंट। तो ये 5 सब्जेक्ट एक साथ है। अब किस पर वो किस साल ज्यादा फोकस कर रहा है ये कोई नहीं जान रहा है। कई बार क्या हुआ, बायोडाइवर्सिटी पर ज्यादा फोकस किया, किसी साल फसल पर ज्यादा फोकस कर दिया, किसी साल क्या कर दिया, इस बार जैसे कंप्यूटर पे ज्यादा फोकस किया। मतलब मैं सोचा ही नहीं था कि मतलब 2 और 4 नंबर का कंप्यूटर आने वाला, इतना ज्यादा आएगा। ये भी है सर कि विषय प्री में नहीं पढ़ते हैं बच्चे, नहीं पढ़ते। समस्या यहाँ ये है, समस्या है कि प्री में नहीं पढ़ते। और कई बार क्या होता है कि इतना ज्यादा डेप्थ पे नहीं जाते। कई बार क्या होता है कि हम नॉर्मल जल प्रदूषण तो पढ़ लिए, यूट्रोफिकेशन पढ़ना भूल गए। नहीं है प्रदूषण से होने वाले हाँ, जो प्रोटोजोइक नाम रोग है उनके नाम पूछ लिया, जीवाणु वाले रोग पूछ लिया, इस बार पूछा ये। थोड़ा सा ना इस पेपर में ना धैर्य की जरूरत है, प्री से पहले तैयारी करने की जरूरत है। प्री में करने की जरूरत नहीं है, प्री के लिए इस पार्ट को नहीं पढ़ना है। अगर आप पढ़ेंगे तो प्री में फायदा होगा, नो डाउट होगा, लेकिन आप केवल प्री को सोच के मत पढ़िएगा इस पार्ट को। इस पार्ट को मेंस सोचकर पढ़िएगा। मेंस के लिए क्या करना है, कंप्यूटर का एक जो बुक है उसको पूरा पढ़ लिया, अपना पेपर देख लेना, समझ में आ जाएगा कि हार्डवेयर ये, सॉफ्टवेयर ये, एंटीवायरस ये सब पूछ रहा है।
दूसरा जो कृषि फसल के बारे में है, तो कौन सा रोग क्या होता है, कैसे होता है, फसल क्या होता है क्या नहीं होता है, कितने प्रकार के फसल होते हैं, फसल के संबंध में कुछ सरकार ने कुछ लाया है, क्रांतियां होती हैं, वो सब आता है। मतलब फसल से संबंधित जितने भी एक्सपर्ट्स हैं अगर आप कवर कर लेते हैं अगर अपने नोटबुक में, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर आते हैं टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन पर। तो टेक्नोलॉजी में क्या है, तो आईटी वाला जो सेक्टर है वहां पर क्या पूछ रहा है, तो भाई आईटी के उपयोग बताइए, मतलब उपग्रह के बारे में पूछ लिया किसी, ठीक है, तो सैटेलाइट के बारे में पूछ लिया, कुछ नया टेक्नोलॉजी है थोड़ा बहुत पूछ लिया। पहले ज्यादा था, अब थोड़ा सा कम है, तो उतना ज्यादा उस पर मत जाइएगा, थोड़ा बहुत नॉर्मल चीजें जाननी है आपको। इसके साथ साथ न्यूक्लियर पर तो हमेशा पूछ रहा है, वो नाभिकीय वाला जो टॉपिक है वो हर साल पूछ रहा है, वो पता नहीं क्यों उसको लगाव है उससे, वो हर साल नाभिकीय से लेकर एक क्वेश्चन जरूर पूछा है न्यूक्लियर वाले से, तो उसको तैयार कर ले। मतलब ये 3 टॉपिक को अलग से तैयार किया। चौथा टॉपिक है बायोडायवर्सिटी का, मत टेंशन लीजिए, यहाँ पर फिक्स है सिलेबस, यहाँ से फिक्स है और पूछता भी है प्रश्न। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको अलग से ऐसे ऐसे जाना है, जो लिखा है उस पर सीधा सीधा फोकस रहना है, ये हो जाएगा आपसे। अब जो आता है 5वां टॉपिक वो है इन्वायरमेंट का, जिसमें ज्यादातर पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन पूछता है। तो पॉल्यूशन में क्या है ना, थोड़ा सा ना आप इसको क्या कीजिएगा, अलग अलग टाइप का पॉल्यूशन बांट लीजिए। जैसे वायु प्रदूषण हो गया, तो वायु प्रदूषण में ना सब कुछ पढ़िए कि प्राथमिक द्वितीयक क्या है, कैसे बनते हैं, पैन कैसे बनता है, एरोसोल कैसे बनता है ना, जो स्मॉग है वो कैसे बनता है, सब कुछ इस पर, मतलब थोड़ा सा डेप्थ वायु प्रदूषण में। हाँ, हटता कैसे उसके, मतलब उसे खत्म कैसे किया जाए, सरकार ने क्या प्रयास किया है, तो इसको थोड़ा सा अलग अलग करके इसको थोड़ा सा डीप में चले जाएंगे। थोड़ा सा मेहनत का काम है, प्री में काम आ जाएगा, बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा, लेकिन मेंस में बहुत काम आएगा, क्योंकि ये 75 नंबर का जो टॉपिक है ये 40-45 से भी ज्यादा है, दिया है सर। जो पिछले बार जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे उन्होंने बताया, उनका कॉपी मैंने देखा, हमने कॉपी देखा है 45 नंबर तक 50 प्लस गया है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा अगर आप मेहनत करेंगे, ये मेहनत वाला सेक्शन है, मेहनत करेंगे क्या बोलते हैं सेक्शन में, बहुत अच्छा आउटकम आपको देखने को मिलेगा। पेपर नंबर 4 आपका हो गया, खत्म। हमने जानकारी बताई आपको पेपर 4 की, और ये स्कोरिंग पेपर है, स्कोरिंग है ना। जब आप देखेंगे जो सिलेक्शन लिस्ट है तो उसमें पेपर नंबर 1 और 4 स्कोर कर रहे हैं, वही आपका एग्जाम निकाल रहे हैं। अब बचे हैं पेपर 5, 6 और 7। पहले 5 में आते हैं, फटाफट थोड़ा सा हम इस सेशन को खत्म करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा समय हम ले चुके हैं आपका। हाँ, पेपर नंबर 5 की बात करते हैं। सबसे पहले सर इसमें है ना, पहली बात करते हैं, 3 सब्जेक्ट हैं। पहला है ज्योग्राफी छत्तीसगढ़ का, दूसरा है भारत का ज्योग्राफी, और तीसरा है इकोनॉमी। तो बात करते हैं छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी। मैं सच बता रहा हूं, छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी जो प्री में पढ़ा है थोड़ा सा डीप में पढ़ा है। डीप में कैसे पढ़ा है, जैसे मैकाल श्रेणी किसकी विस्तार है, मैकाल श्रेणी में कौन सी जनजाति है, जल्द विभाजक है, ये वन पाया जाता है। जैसे आप छत्तीसगढ़ के इतिहास को देखे थे ना, बस वही अप्रोच यहाँ फॉलो करना है। छत्तीसगढ़ का जो भी सेक्शन है ना आपका, मैं भी आपको बता देता हूँ, पेपर 5 का पार्ट 3 है सर, छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी मतलब छत्तीसगढ़ का भूगोल। पेपर नंबर 6 का पार्ट 3 है छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य। तो आप ये जो सेक्शन छत्तीसगढ़ के हैं इनको प्री के साथ में ही खत्म करो भाई, प्री प्लस मेंस का तैयारी करके इन सेक्शंस को साथ में कवर करो। कॉन्फिडेंस भी एक अलग रहेगा कि आपको बहुत बड़ा पोर्शन कवर हो गया है, बस थोड़ा सा डिटेल में कवर करना है आपको। जैसा कि सर बता भी रहे हैं कि अगर छत्तीसगढ़ का भूगोल को आप देख रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा डिटेल में चीजों को पढ़ना है। आप केवल लाल पीली मिट्टी को पढ़ लेते हैं कि कहाँ मिलता है, कितना % इसका वितरण है छत्तीसगढ़ में, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिए लाल पीली मिट्टी को। कोई भी प्राकृतिक विभाजन आप देख रहे हैं तो प्राकृतिक विभाजन को डिटेल में पढ़ लीजिए कि कहाँ कहाँ विस्तार है, कौन कौन से चट्टान यहाँ मिलते हैं, खनिज। मतलब आप प्री के साथ में कवर करिए, प्री में तो काम आएगा ही ये, और मेंस का भी आपका छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, 100% कवर हो जाएगा। एक साथ अलग से तैयारी करने कुछ नहीं करना, मतलब आपका ना बर्डन कम हो जाएगा। पता है जब आप तैयारी करेंगे ना इसकी प्री और मेंस के साथ एक साथ, तो फिर बर्डन ही खत्म हो जाएगा आपका। प्री के बाद तो आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इतना याद आ जाता है। सर मैकाल श्रेणी पूछेगा तो समझ में, बस डायग्राम बनाना है, डायग्राम नहीं छोड़ना, डायग्राम मस्त नीट एंड क्लीन बनाना है, क्योंकि साइड में डब्बे बना के डायग्राम बनाना है, पूरे स्पेस में आपने डायग्राम बना दिया और लिखने को जगह ही नहीं। और हर स्केल पे बनाना है, 2 नंबर पे बना के देखना है, 4 पे बनाना है, 8 पे बना के देखना है, और बड़े वाले पे बना के देखना है। तो 3-4 स्केल पर डायग्राम बनाना सीख लीजिए छत्तीसगढ़ का, बहुत आसान हो जाएगा ये वाला पोर्शन। पेपर 5 का पार्ट 3 था जो कि बहुत आसान था। अब आते हैं भारत के ज्योग्राफी पर। हाँ, पार्ट नया जुड़ा हुआ है, पार्ट 2 है 50 नंबर का, नया जुड़ा हुआ है, 18 से जुड़ा हुआ है। इसलिए क्या हो रहा है, 18 से जुड़ा है ना, क्योंकि उससे पहले मेंस में ज्योग्राफी नहीं हुआ करता था। सोचो मतलब ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट मेंस में नहीं था, अजंबित बात थी थोड़ी सी। अभी 50 नंबर का ही है। अरे नहीं यार, लेकिन बेटे जैसा 50 भी अच्छा है, 50 है, बता रहा हूँ 50 नंबर का भी है। ठीक है, तो ज्योग्राफी में देखो जब नया सिलेबस जुड़ा हुआ है और 5 साल में ना अभी तक वो कवर नहीं कर पाया, इसलिए क्या कर रहा है कि वो जो नए नए टॉपिक जो बचे हैं वो वहीं से उठा रहा है, एकदम सामने का टॉपिक। मतलब जब एनालिसिस कराए थे हम लोग
तो फिर बताया भी था हमने कि सीधा टॉपिक उठाएगा और वही पूछेगा। जैसे तेल, इस बार का पूछा कि तेल उत्पादन क्षेत्र कहाँ कहाँ पास है, इसके बारे में बता दो, सीमेंट उद्योग के बारे में बता दो, ये बता दो, वो बता दो, बहुत ही लिमिटेड है। मतलब अब 18 से लेके अभी नहीं तक का करना है पेपर ज्यादा। देखेंगे तो आपको नए नए प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि ये सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ उसका अभी तक। बिल्कुल, तो सिलेबस को ही पढ़ लीजिए ज्योग्राफी का, और वहीं से प्रश्न बनेंगे। नया विषय भी है, 5 साल ही हुआ है, प्रश्न पूछते हैं यहाँ से। तो आप उसका जो सिलेबस है उसको देखिए, उसके लिए एक ऑथेंटिक बुक पढ़िए आप। सिलेबस के हिसाब से ही ज्योग्राफी को आसानी से कवर किया जा सकता है। बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है इस नहीं होगा पेपर में, इसमें, है बिल्कुल ना। नहीं। प्री के साथ जब तैयार करेंगे तो ये भी एक बार में तैयार हो। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, बाकी यहाँ पर ज्यादा समय नहीं लूंगा। जैसे जब आप पढ़ेंगे भारत का प्राकृतिक विभाजन, जैसे छत्तीसगढ़ का पढ़ते हैं वैसे ही भारत का पढ़ते हैं। चलिए उसमें भी एक ले लेते हैं, हिमालय का विभाजन। जब आप हिमालय का विभाजन पढ़ेंगे तो पूरा हिमालय एक साथ पढ़ेंगे, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय। तो जब आप पढ़ेंगे तो फिर मेंस प्री में तो पढ़ लिया कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार का ये पाया जाता है। मेंस में भी ना सेम पूछता है, ऐसा कुछ नहीं अलग। मेंस में क्या है, तो पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय में अंतर करके बता दीजिए। यही है बस, एक प्रश्न पूछ लिया 4 नंबर का। प्री में जो पढ़ा है वही काम आ जाएगा। हाँ, थोड़ा सा बस प्रिपेयर रहना है मेंटली इसको लेकर, ठीक है। मेंटली प्रिपेयर रहना है कि इसमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन इसमें यहां से बन सकता है। जब आप पेपर देखेंगे 18 से 22 तक का, तो आप समझ जाएंगे कि बहुत ज्यादा मुझे एफर्ट नहीं डालना है। मेरा जो पहले का ज्ञान है पढ़ा हुआ प्री का, उसी को मुझे डिलीवर करना है कहां पास, तो मेंस में। जब आप टेस्ट सीरीज देंगे उसमें जब आप क्वेश्चन लिखेंगे तो वो हो जाएगा। ये भी प्री प्लस मेंस का साथ में लेके चलने वाला विषय है आपका। अब आते हैं इकोनॉमी का एक वीडियो मैंने बनाया था, और उसमें मैंने एक लाइन में ये कहा था कि आपको करना क्या है इकोनॉमी में। इकोनॉमी में पहले तो एक कोई भी ऑथेंटिक बुक मतलब जो टॉपिक वाइज हो, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, राष्ट्रीय आय, है ना, मौद्रिक नीति, मुद्रा हो गया, बैंकिंग हो गया, ये कम से कम 8 से 10 टॉपिक, 10 से 12 टॉपिक से ऊपर नहीं है इकोनॉमी में, ठीक है। तो इनको कवर कर लेना है। ये कवर करते ही आपका प्री का तैयारी पूरा हो जाएगा, और मैं लिख के देता हूं मेंस का लगभग 35 नंबर का पोर्शन यहां से पूरा हो जाएगा। यहां तक हो गया। फिर दूसरा काम क्या करना, अच्छा ये जो है, ये जो मेरे से पढ़े हुए हैं जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, वो इस बात को फील कर पा रहे होंगे कि नोट से ही पूरा आ रहा है। इस बार जितना भी 35-40 नंबर का वो पूरा नोट से आया। अब बाकी जो बचा 30 नंबर का, 40 का तो आ गया, अब जो 30-35 का बचा वो कहां से आएगा। तो इसमें छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी का पार्ट है, इकोनॉमी का पार्ट है। छत्तीसगढ़ का जो इकोनॉमी है उसके लिए आपको क्या करना है, तो छत्तीसगढ़ का इकोनॉमी सर्वे पढ़ना है, ठीक। पहला इकोनॉमी सर्वे पढ़ना है। दूसरा, जब छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वो इकोनॉमी वाला पोर्शन वहां पास पूरा हो जाता है। जैसे जनजाति के बारे में पूछ देता है, अनुसूचित जाति के बारे में पूछ देता है, लिंगानुपात पूछता है, तो वो ज्योग्राफी का पोर्शन है। तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं, मतलब यहाँ पास 2 सोर्स हो गए, एक क्लास नोट्स या तो कोई ऑथेंटिक बुक जिसमें ये 5-10 टॉपिक कवर करने हैं, दूसरा आपका इकोनॉमी सर्वे का किताब, ठीक। तीसरा सोर्स क्या होगा, तीसरा सोर्स होगा करंट अफेयर्स का किताब। जो करंट अफेयर्स का बुक आपने पढ़ा है कहां, तो प्री के लिए, वही किताब आपका काम आ जाएगा कहां, तो ये मेंस के लिए। क्योंकि जो योजनाएं हैं, जो डाटा है बजट को लेकर, जो डाटा है इकोनॉमी को लेकर, जो भी डाटा है वो सब कुछ पूछा जा सकता है कहां पास, ज्योग्राफी इकोनॉमी वाले सेक्शन में। तो बहुत टेंशन मत लीजिए। कुछ स्टूडेंट्स थे इस बार की बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, सर क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है, पढ़ तो लिया हूं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो उनको मैंने क्या किया कि एनालिसिस, मतलब एक वीडियो पढ़ा था, लिंक सेंड कर दिया बस कि ये देखो एनालिसिस, एक बार देखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पेपर अच्छा भी बना उनका, बिल्कुल बिल्कुल आके बताया वो कि पूरा सर जो जिस प्रकार का आपने बताया, केवल 3 सोर्स लेने हैं, क्लास नोट्स, इकोनॉमी सर्वे और करंट अफेयर्स की किताब, इससे ऊपर नहीं जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। पेपर 5 आसान है, आसान है, ओवरऑल पेपर 5 आसान है सर। एवरेज मार्किंग 115-120 के प्लस हो जा रहा है मतलब जो अच्छा तैयारी कर रहे हैं वो, और नॉर्मल भी करोगे तो 110 आ रहा है। नॉर्मल ही तैयारी करेंगे तो 110 का ये पेपर है, 110 से 120 अच्छा पेपर है ना। ज्यादा टेंशन नहीं लेना, क्योंकि बार बार रिकॉल करेंगे तभी ये याद होगा, ठीक है। डाटा है, पेपर 6 पे आते हैं, पेपर 6 पे आते हैं, बहुत खतरनाक है का। मैं जो पार्ट 3 है सबसे पहले उसको बता दूं, ये पार्ट 3 के लिए कुछ नया तो है नहीं सर। इसमें छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य है, शुरुआत में ही किए थे ना हम लोग। हाँ। मैं वो जो बोल रहा था कि जो इसको लग रहा है कि मैं प्री के बाद कर लूंगा, हाँ। तो वो सबसे पहले जो प्री के बाद मैं कर लूंगा, वो सबसे पहले क्या करेंगे, पेपर 6 का पार्ट 3 उठाएंगे, छत्तीसगढ़ का सामाजिक और ये जो कला वाला क्षेत्र है वो वाला पोर्शन, वो आपका पूरा का पूरा प्री में मिल जाएगा। कुछ नई बातें हैं उसमें, कुछ डेफिनेशंस वगैरह, लेकिन प्री में डीप पढ़ेंगे तो वो चीजें कवर हो जाती है। लेकिन डीप पढ़ के भी उसे लिखना बहुत खतरनाक है। तो एग्जाम्पल कंघी कला, हाँ कंघी कला 8 नंबर पे कंघी कला पूछा था इस बार। प्री में क्या पढ़ते हैं, कंघी कला बस्तर का क्षेत्र का है, माड़िया ने किया था। 1-2 नाम जानते होंगे कंघी कला को लेकर, या कभी कोई पुरस्कार मिल गया होगा तो मिल गया होगा, ये हम जानते हैं। लेकिन अब आगे आपके पास ये पूरा 100 शब्द में लिखने के लिए, इसमें आपको अपनी कला का प्रदर्शन करना पड़ेगा।
कला का प्रदर्शन ऐसे होता है यहाँ पास कि आपको छत्तीसगढ़ के जो ये कला संस्कृति वाले पोर्शन है उसको लेकर पहले से फॉर्मेट तैयार करना होगा। जैसे जब ऋषि सर क्लास में पढ़ाते हैं तो यहाँ पास क्या होता है, हर एक टॉपिक के लिए फॉर्मेट तैयार कर देते हैं। कैसे, मान लेते हैं पर्व आया, पर्व तो आपको पता है कि ये वाला पर्व ये मनाता है, इस समय मनाता है, ये विशेष होता है और ये होता है, 4 लाइन पढ़ के खत्म कर दिया। लेकिन जब आप मेंस में जाते हैं तो यहाँ पास आपको फॉर्मेट बताया जाता है कि अगर पर्व के ऊपर क्वेश्चन आया तो इससे चालू करना है, यहाँ पर सेकंड पे ये लिखना है, तीसरे पे ये लिखना है, चौथे पे ये, और 5 लगभग 4-5 पैराग्राफ में आपका आंसर पूरा हो जाएगा। सारे पर्व में यही करना है, बस नाम चेंज हो जाएगा, वहां पर ये चेंज हो जाएगा। मतलब एक पहले से खांचा तैयार है, उसमें बस पुट ऑन करते जाना। तो ये पर्व के बारे में, फिर वैसे ही लोक नाट्य के बारे में, वैसे ही कोई कला के बारे में, शिल्प के बारे में, वैसे ही नाच के बारे में, नृत्य के बारे में, गीत के बारे में। तो अगर आप हर एक सेक्शन का पहले से, पर्यटन के बारे में हर एक सेक्शन का अगर आप क्या कर लेते हैं, फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं, तो ये वाला सेक्शन इजी हो जाता है। लेकिन फॉर्मेट तैयार करने के बाद इजी होता है। अगर आप फॉर्मेट तैयार नहीं करेंगे कि बस प्री का जो फैक्ट पढ़े उसके हिसाब से मेंस नहीं लिख पाएंगे, तो 2-3 लाइन लिख के रुक जाएंगे, 2-3 लाइन के बाद रुक जाएंगे। फिर वो पढ़ के भी वो बोलेगा क्या लिख दिया यार, हटा करके कचरा लिख दिया पूरा, है ना, पूरा कचरा कर दिया, 8 में 2 नंबर देके छोड़ देगा। विषय को साथ में लेके चलिए आप, क्योंकि दोबारा मेहनत करने से समय बर्बाद होगा आपका, और जितना अच्छी से तैयारी करेंगे प्री में मेंस में दोनों में काम आ जाएगा। तो ये भी एक ऐसा विषय जिसको आप साथ में लेके चल 15-20 पन्ना एक्स्ट्रा पढ़ना है बस सर, 15-20 पन्ना का फर्रा बनाना है, मतलब जो क्या बोलते हैं, बाकी तो प्री वाला सिनॉप्सिस बनाना है आपका, है ना, फॉर्मेट बनाना है। बाकी प्री का नॉलेज उसमें आपका पुट ऑन हो जाएगा, ज्यादा नहीं टेंशन है। पेपर 6 का पार्ट 3 तो हो गया, पेपर 6 के पार्ट 2 में आते हैं समाजशास्त्र। इसके लिए भी आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसको भी प्री में पूछता नहीं है सर, प्री के बाद ही आप इसको कवर कर सकते हैं। मेरा मानना यह है कि प्री के पहले अगर नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, तो प्री के बाद भी कर सकते हैं, छोटे से विषय को कवर किया जा सकता है। क्योंकि क्या होता है सर ना, इसमें ना टू द पॉइंट याद नहीं आता है। हाँ, अच्छा, सबसे बड़ी समस्या भी तो यही है ना कि चौथे दिन, तीसरे दिन का पेपर है, हाँ, इतना सारा पढ़ के दे दिया और फिर से शाम को समाज की परिभाषा पूछा है तो आप समाज की परिभाषा अपने मन से बनाने लगते हो। समिति पूछ लिया क्या होता है, संघर्ष में क्या परिभाषा लिखेंगे आप, सहयोग को क्या बोलेंगे आप, तो ये सब चीजों की परिभाषा आप खुद से बनाने लगते हो। और जो बच्चा याद करके बैठा है चीजों को, वो लिखता है पूरा बुक का लैंग्वेज, उसको नंबर अच्छा मिल जाता है, आपको नंबर कम मिल क्योंकि जाता चेक करने वाले पास मॉडल आंसर होता है, उसके पास मॉडल आंसर है। क्योंकि अब थोड़ा सा ऐसा सुनने में आया है हमें कि सबको पता है ये बात कि मॉडल आंसर से चेक किया जा रहा है शायद तक पेपर। मॉडल आंसर नहीं भी होगा तो आप अपने मन से लिखते हो। कोई अगर बुक का लैंग्वेज लिखता है तो कहीं ना कहीं बुक का लैंग्वेज को पढ़ने में थोड़ा सा अलग एक इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल, तो इसको आप पहले ही तैयार कर लो तो अच्छी बात है। नहीं कर पाओगे तो भी आप इसको के बाद भी हो जाएगा, कर सकते हो। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, और समझ के पढ़ेंगे तो चीजें आपको बहुत आसानी से समाजशास्त्र की समझ में आ जाएगी। बिल्कुल, टॉपिक वो तोड़ दीजिए, बिल्कुल समाज का टॉपिक अलग संसी, तो 4, 10, 15, 20 टॉपिक भी बनाएंगे आप, तो इसमें आराम से एक एक दिन में उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं आती, बहुत समस्या नहीं लेनी। पार्ट 1 में आते हैं, पार्ट 1 दर्शन शास्त्र खतरनाक है, 75 अंक का दर्शन का सिलेबस बहुत बढ़ा दिया है। जो इंडियन फिलोसफर के साथ साथ में वेस्टर्न को जब से ऐड किया है, 18 से जब से वेस्टर्न फिलोसफर को ऐड किया, तब से थोड़ा सा टफ हो गया है, क्योंकि वेस्टर्न फिलोसफर का क्या कहना है चीजों में कंफ्यूजन बहुत क्रिएट कर देता है। क्या होता है ना सर, अपन समझ तो जाते हैं, लेकिन उसको शब्दों में कैसे पिरोएं, वही बात है। हमें समझ में आ जाता है पढ़ने से कि ये आदमी ना ये बात कर रहा है, ये ऐसा सोच रहा है, लेकिन सोच रहा है ना, वो तो सिद्धांतिक रूप से सोच रहा है। 8 नंबर में 10 नंबर 15 नंबर में कैसे उसको लिखें, तो समस्या वहां पे। पेपर नंबर 6 पूरा प्रैक्टिस का खेल है ना, फॉर्मेट का खेल है, प्रैक्टिस का खेल है। बना के आप हर दार्शनिक का एक नोट्स बनाना पड़ेगा। कोई भी दार्शनिक अगर आप पढ़ते हो उसके बारे में जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आपको लिखना पड़ेगा। आप बहुत मोटा बुक रखे, अच्छी बात है, पढ़िए, लेकिन एक नोट्स बना के उस नोट्स को रिवीजन करेंगे। वहां पे आप हर एक दार्शनिक का आपका मत क्या क्या था, उसके बारे में क्या क्या विशेषताएं थी, उनका एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। कम से कम 1-1.5 पेज में एक दार्शनिक के बारे में आप लिख लें कम से कम, जिससे कि आप वहां पे 15 नंबर के प्रश्न को और 8 नंबर के प्रश्न को अच्छी से डील कर पाए। तो हर एक दार्शनिक के बारे में कम से कम 15 मतलब 1.5 पेज 2 पेज रेडी कर लें। और एक दार्शनिक के बारे में अगर आप 1.5 पेज 2 पेज रेडी भी करते हैं तो जितने दार्शनिक है उसके पूरे सिलेबस को कवर करने में आपका 1 कॉपी से ऊपर लगेगा नहीं इसमें। और यही एक इसका उपाय है। अगर आप सोचेंगे कि पूरा 3-3, 4-4 पेज पढ़ के फिर वहां पे रिवीजन हो जाए तो नहीं हो पाएगा। की पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे आपको। इवन तक यूपीएससी के जो हमारे यहाँ शिक्षक पढ़ाते हैं ना दर्शन शास्त्र में, वो तो मतलब उनका पहले सिलेबस ही वो रहा है, मतलब ऑप्शनल ही रहा है। तो वो खुद बताते हैं कि यूपीएससी में भी जब हम तैयारी करते हैं, है ना, जब उनका ऑप्शनल का रहता है, क्योंकि ऑप्शनल बहुत वृहद है ना, जब दर्शन शास्त्र के सिलेबस की बात आती है तो वो भी सिनॉप्सिस बनाते हैं। तो वहां जब सिनॉप्सिस बनाते हैं, जब वो उसका थ्रू आउट साल भर ही पढ़ रहे हैं, तो हमें भी बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बात है, क्योंकि इतना वृहद सिलेबस हो गया है इसका कि आप अगर आप सोचते हैं कि मेरे को याद आ जाएगा, नहीं याद आएगा, मैं लिख के देता हूं, नहीं याद आएगा आपको, परिभाषा नहीं याद आएंगी आपको।
आपका शॉर्ट नोट्स है वो आपको याद हाँ। जरूर आएगा, लेकिन आप जो किताब से पढ़ के जाएंगे वो आपको नहीं याद मूल आएगा। क्या कहना चाहता है कोई दार्शनिक वो समझना है वो आपको, समझना है। तो वो शॉर्ट नोट्स में वो रहेगा आपका। हम्म। फिर उसका एक्सप्लेनेशन आप लिख सकते हैं, अगर आपने बिल्कुल। समझा है उस मूल को तो आप उसका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। तो ये एक बहुत बेहतर तरकीब होती है पेपर 6 के पार्ट 1 के लिए। पार्ट 1 तो तो पेपर 6 का हो गया। पेपर 7 ये तो बहुत नया पेपर है, और पेपर 7 के लिए समस्या ये कि 2018 से पहले था नहीं ये 18 से ऐड हुआ है। और दूसरी समस्या ये भी है कि प्री में इसका बिल्कुल भी पोर्शन नहीं, योजना वाला पोर्शन को आप अलग कर दो, जो इसमें योजनाएं पूछी जाती है वो कहीं ना कहीं प्री में तैयार करते हो, लेकिन उसके लिए भी इतना सीरियस आप नहीं होते हो। तो ये पूरा का पूरा एक नया पेपर है जो कि आपको मेंस में ही मिलेगा, और जो कि बहुत टफ है। बच्चे इसमें फेल हो जा रहे हैं, बच्चे फेल हो जा रहे हैं इसमें। सब पहचान वाले। हाँ, 66 नंबर नहीं आ पा रहे हैं, 46 नंबर नहीं ला पा रहे हैं, और आपको हर एक पेपर को मेंस का क्वालिफाई करना होता है। तो पेपर 7 ऐसा है कि उसमें 66 नंबर नहीं आ पा रहा है, 46 नंबर नहीं आ पा रहा है, तो फिर बाकी के 6 पेपर में कितना भी अच्छा कर लो मतलब ही नहीं है। और समस्या ये भी है कि 3 दिन का जो महाभारत खेल रहे हो आप, चला रहे हो आप, उसके बाद चौथे दिन आता है ये। मतलब एक तो ऑलरेडी आपने इसको छोड़े आपने 5-6 दिन ऑलरेडी लगा दिया है, क्योंकि आप 3 दिन तो पेपर ही दे रहे थे हर एक विषय का, मतलब हर एक पेपर दे रहे हो। तो ये पेपर तो ऐसे भी टच नहीं किया आपने, और पेपर स्टार्ट होने से 2-3 दिन पहले भी आपने इसको छोड़ दिया होगा, क्योंकि आप लैंग्वेज की तैयारी करने बैठ गए होंगे, ऐसे पढ़ने बैठ गए होंगे, तो आपने इसको छोड़ दिया होगा। मतलब 7 दिन गैप, ये छूटे लगभग 7 दिन का गैप हो चुका है। तो जो चीजें पढ़े वो भी भूल जा रहे हैं, और जो समय मिलता है बीच में 4-5 घंटे का, उसमें तो पूरा का पूरा रिवीजन होना असंभव होता है। तो इस पेपर की तैयारी आपको इस समस्या का समाधान टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज है सर। पेपर 7 के लिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है पता है, इसमें क्या होता है ना कि सारे चीजें एक जैसा लगते हैं। जब आप पेपर उसका थर्ड पार्ट देखेंगे ना, हाँ, सबका लगता है अरे इसमें भी तो सेम है, उद्देश्य तो यही होगा, मतलब रूसा का भी सेम है, कौशल का भी सेम है, शिक्षा विभाग का भी सेम है ना, इस योजना का भी तो वही बात कह रहा है, बिहान मिशन का भी वही है, रोशनी का भी वही है, सबका वही है, सबका तो वही है यार। तो किसमें क्या अलग लिखे? सबका ना 2-2, 3-3 पॉइंट अलग रहता है बस, बाकी सच में सब कुछ सबका सेम रहता है। तो इस पेपर को अगर आपको बहुत अच्छे से करना है तो पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, और पहले से तैयार करने के बाद भी आपको इस पर टेस्ट देना होगा। क्योंकि जो सर बताया ना, बहुत अच्छी बात बताया कि 7 दिन का गैप जो हो जाता है ना, और उस 7 दिन के गैप में आप उससे सोचते भी नहीं हो, क्योंकि शुरुआत के 3 दिन तो आप लैंग्वेज की तैयारी करोगे, निबंध की तैयारी करोगे, क्योंकि पहला दिन अच्छा जाना चाहिए। फिर उसके बाद 2 दिन का जो हेडेक हो गया है 4 पेपर और देके, तो ये जब 3 दिन का हेडेक और उसके 4 दिन गैप, तो ये 7 दिन आपका पेपर 7 जो है पूरा खत्म हो जाता है। आप मतलब कुछ नहीं याद रख पाएंगे उसमें कि क्या था क्या नहीं था। तो इसमें सबसे बेटर है कि जो इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, तीनों पार्ट के लिए आप उसका सिनॉप्सिस तैयार कर लीजिए, है ना, बिल्कुल उसमें सारे चीजों को कवर कर लीजिए, और उसके साथ उसे रट लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। कंठस्थ करने के बाद उसमें टेस्ट जरूर दीजिए, क्योंकि अगर टेस्ट नहीं देंगे याद तो रहेगा, लेकिन वो 7 दिन के बाद वो भूल जाएंगे, कंफर्म है भूल जाएंगे, और वो बीच के 4-5 घंटे में आप नहीं पढ़ पाएंगे उसे। ये एक कारण है, आप ध्यान दीजिएगा, जब आप सिलेक्शन लिस्ट उठाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि 80 नंबर, 70 नंबर, 90 नंबर मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सोचो आधे बच्चे फेल भी हो जाते हैं इसमें। वही मैं बता रहा था, जो अभ्यर्थी आया था अपने पास 670-80 प्लस गया है, पता है, उसमें फेल हो गया, मतलब उसमें वो 66 से नीचे लाने के बाद भी वो 680 है। मतलब इतना ज्यादा प्रेशर और इतना ज्यादा भूल चुका था। ऐसा नहीं कि वो उस पेपर को नहीं जानता था, उसे याद था, लेकिन वो भूल गया वहां पास, मतलब उस पेपर के पूरे जो ड्यूरेशन है वहां पास वो उसे गैप कर गया, मिस कर गया पूरी तरीके से, वो हड़बड़ा गया वहां पास। और जब आप क्वेश्चन देंगे बोलेंगे यहाँ पर चलो ठीक है, कम से कम 150 नंबर का, 160 नंबर का तो सिलेबस दिख रहा है यार, सामने दिख रहा है, 30-40 नंबर का तो ऊपर नीचे हो सकता है, 160 में तो कम से कम 100 नंबर लाया जा सकता है, नहीं आता है वो भी, दिक्कत यही है। तो इसका समाधान एक ही है, पूरा सिनॉप्सिस भी तैयार करना है, अच्छी बुक पढ़ना पड़ेगा आपको, अच्छे बुक, स्टैंडर्ड जैसे एक्ट्स वगैरह जो लिखे हुए हैं, अधिनियम, उड़ान का जो बुक है सर वो काम बहुत, क्योंकि उसमें एक्ट पूरा डिटेल्ड है, वो मोटी बुक लगेगी आपको, लेकिन वो शुरू से पढ़नी पड़ेगी, एक्ट पूरे डिटेल में। आज का पेपर उठा के देख लीजिए, उड़ान का बुक ले लीजिए, आपको हर एक चीज मिल जाएगी उड़ान के बुक में। थोड़ी मोटी बुक है, लेकिन आपको शुरू से तैयारी करनी पड़ेगी, और एक सिनॉप्सिस तैयार कर लीजिए आप। किसी भी एक्ट को पढ़ते हैं तो उस एक्ट की क्या विशेषता है, क्या उद्देश्य था उसका, कितनी धाराएं हैं, कितनी उपधाराएं हैं, इस टाइप से एक सिनॉप्सिस तैयार कर लीजिए आप कि इस एक्ट का उद्देश्य क्या था, कब लाया गया था ये, इसकी विशेषता क्या थी, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इसमें कितनी धाराएं, कितनी उपधाराएं हैं। इस प्रकार से 2-2.5 पेज का एक एक्ट का सिनॉप्सिस तैयार कर लीजिए आप। बिल्कुल, उससे ज्यादा नहीं लगेगा मेरे को। हर एक्ट में ज्यादा 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, और अगर यहाँ 10 है तो फिर 100 क्वेश्चन का तैयार, इतना तो मेहनत करना ही पड़ेगा। 100 क्वेश्चन यहाँ तैयार कर लीजिए, फिर योजना तैयार कर लीजिए,
पार्ट सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में आओगे तो फिर जो ऑर्गेनाइजेशन यही काम करना है। वही सेम ब्रिक्स उठा लो, इसमें कौन कौन समूह देश हैं, कब इनका गठन हुआ है, इनका उद्देश्य क्या है, वर्तमान में भारत के साथ इनका क्या संबंध चल रहा है, भारत के साथ इनका क्या विशेष भूमिका है, उसको पढ़ लेना थोड़ा सा। भारत को लेकर भारत के संदर्भ में आंसर ज्यादा पूछता है वहां पे। फिर सार्क उठा लो, ऐसे कर करके जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, तो विश्व व्यापार संगठन हो गया, 25-30 जितने हैं सबका एक एक सिनॉप्सिस तैयार कर लो। एक की पॉइंट मतलब एक पैटर्न में चल रहा है आपका कि आपने सबसे पहले देखा कि इसकी स्थापना कब हुई, क्या कारण था स्थापना का, वहां तक पहुंचे आप। उसके बाद कौन से वर्ष हुई है ये लिख लीजिए, कहां पे इसका मुख्यालय है, क्या इसका उद्देश्य था, क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या प्रावधान किए गए इसमें, भारत के संदर्भ में इसकी स्थिति वर्तमान में क्या है, भारत अगर उसमें है तो क्या है, नहीं है तो क्या है, इन चीजों को पढ़ना है। एक संरचना ऐड कर लेना। बिल्कुल, हाँ, संरचना ऐड कर लेना। तो इसमें सिनॉप्सिस वही पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, पार्ट 3 हो, सब में सिनॉप्सिस काम आएगा। 2-3 बार पढ़ना काम आएगा, रटना काम आएगा, और उसके टेस्ट देना जरूर देना है। क्यों? क्योंकि इतना करने के बाद भी खत्म हो जाता है, क्योंकि वो 7 दिन का जो प्रेशर है वो इतना आपका मेहनत बर्बाद कर देता है। तो जब आप टेस्ट दिए रहेंगे तो उस प्रेशर को फील किए रहेंगे, और जब आप फील किए रहेंगे तो उस प्रेशर को आप समझेंगे, उस बातों को समझेंगे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो जाके बैठेगा कि नहीं, मुझे अगर ऐसा आता है तो इस पर ऐसा लिखना है, ऐसा क्वेश्चन मेरे से पूछा जा सकता है। हो सकता है कि इस पेपर में 30-40 नंबर का सिलेबस से बाहर भी जा सकता है, तो मुझे घबराना नहीं है। ठीक है, हो गया 30 नंबर का छूट जाएगा, या फिर उसके रिलेटेड में कुछ लिख लूंगा, आपका जो सहज ज्ञान है उससे मैं उससे पूरा कर लूंगा। तो यहां पास आपको ये प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत प्रेशर दे देता है ये वाला पोर्शन। आप उठा के देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि 70, 80, 90 से ऊपर, 90 से ऊपर बहुत रेयर देखेंगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि क्या पूछा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो है थोड़ा सा ट्रिकी पेपर है ये, लेकिन किया जा सकता है। लंबी तैयारी की आवश्यकता है इसके लिए। तो ये हमारा अनुभव था। और एक बात ये भी बताना चाहूंगा कि उड़ान के बहुत सारे बच्चे हमको मिले हैं, मतलब एक जो दिखी उड़ान की जो क्षमता है, जो बच्चों के साथ लगाव था, जितनी मेहनत उड़ान के फैकल्टीज करते आए हैं शुरू से, जो अपडेटेड रहते हैं, मतलब हर चीजों को लेके अपडेटेड हैं कि किस प्रकार से पैटर्न में बदलाव हो रहा है, बच्चों की पूरी हेल्प कर रहे हैं। तो उसका रिजल्ट हमको देखने में भी मिला। जो सेंटर दिया गया था दानी गर्ल्स स्कूल सर, एक ही सेंटर था, तो इतने बच्चे मतलब लगा कि उड़ान वाले ही आए हैं। मतलब एक अलग आनंद की अनुभूति थी इस चीज को देखकर कि उड़ान परिवार के बहुत सारे सदस्य वहां पे थे, मतलब जो पढ़े हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, हम तो उनको सदस्य ही मानते हैं। तो बहुत खुशी इस बात की कि हमारा जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं योगदान दे रहा है आप सभी के भविष्य को सुनहरा बनाने में। और आगे भी हम चाहते हैं कि हम ऐसे ही काम करते रहें और आप सभी को उसकी हेल्प, आप सभी को उसमें थोड़ी सी हेल्प मिलती रहे। बाकी तो मेहनत आप सभी को करनी ही है, लेकिन हम जितना कर सकते हैं आप सभी के लिए उतना करने को तैयार हैं। तो ये पेपर 7 का हमारा अनुभव, पूरे पेपर 7 का हमारा अनुभव था। हम चाहते थे कि आज आपसे शेयर कर लें। आज ही पेपर हुआ है 12 बजे, तो हम चाहते थे कि ये थोड़ा सा अनुभव जो था ये बताएं, क्योंकि बच्चों के मन में जिज्ञासा होती है सर कि कैसा आया था, क्या हुआ था, कैसा कैसा रहता है। तो एकदम अच्छा उत्सव के जैसा निकल जाता है। आप बोले भी थे मेरे को, उत्सव के जैसा 4 दिन निकलता है पेपर। पर्व त्योहार है ये, पूरा पर्व त्योहार है। शादी ब्याह चल रहा है, जैसे घर में शादी चलता है, 4 दिन पता नहीं चलता कब क्या वो खत्म हो जाता है। मजा आएगा, लेकिन एक बार मेंस आप देंगे तो आपको लगेगा, आप एक ही बार दीजिए तो आपको लगेगा कि अरे मतलब एक अलग अनुभव से आप गुजरेंगे। मतलब एक बताने को भविष्य में कुछ रहेगा कि अरे मैं कुछ नहीं कहूँ तो मेंस तो दिया CGPSC का। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, CGPSC का मेंस भी देना और 7 पेपर देना बिना किसी झिझक के, एक अलग उत्साह के साथ, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो लगे रहिए, तैयारी करते रहिए और जरूर सफल होंगे अगर आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है और लगातार चल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, निरंतरता बनी रहनी चाहिए और सही दिशा में बनी रहनी चाहिए। ये 2 बातों का ध्यान रखिए। एग्जाम निकलेगा, हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में है। उड़ान परिवार हमेशा आप सभी के साथ में है। जितना हम आपकी मदद कर सकते हैं उसके लिए हम खड़े हैं। जब भी आपको कुछ बातचीत करनी है तो आप आ जाइए इंस्टीट्यूट, आप हमसे बात भी कर सकते हैं। किसी व्यक्ति से आपको बात करनी है कि आपको उससे बात करके कुछ विषयों पर चर्चा करनी है तो आप बिल्कुल आइए। हमेशा उड़ान परिवार आपके लिए खड़ा है। तो हम लोग आज की इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ा पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं कि आपको कैसा ये सेशन लगा है, इसमें कुछ आपको जानकारी मिली जो आपके लिए लाभप्रद है या नहीं। तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।